चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। सो भाई देखो, पीछे से चेयर ले लो कुंदन है। आज से बेसिकली हम वो टॉपिक करेंगे जो जनरली स्कूल में शुरू कराया जाता है पहली क्लास से। पहली क्लास से आपको स्कूल में कूलम्स लॉ की बात करी जाती है। हम लोग आज कूलम्स लॉ स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग फिजिक्स की, बच्चों बस शोर नहीं, 3 क्लासेस ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं इस चैप्टर की, जिसमें हमने अभी चार्जेस को लेके बहुत सारी बातें कर ली हैं भाई। तो कुछ बच्चे जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं अटेंड करी हैं, शोर नहीं भाई, बस क्लास शुरू हो जाए उसके बाद चुप हो जाइए। 5-10 मिनट सेटलमेंट के मिल जाते हैं आप लोगों को। तो किसी बच्चे की पहली क्लास छूटी हुई, दूसरी, तीसरी या तीनों ही छूटी हुई हैं, आप लोगों को वीडियोस के थ्रू उनको कवर कर लेना है। वीडियोस ग्रुप में डली पड़ी हैं, जो बच्चे बाद में आए हैं ग्रुप मुझसे ले लेंगे वीडियोस और कवर कर लेंगे उसको, ठीक है। लेकिन आज की क्लास से जो मैं टॉपिक शुरू कराऊंगा, हालांकि वो नया टॉपिक है बट फिर भी वो रिलेट तो चार्ज से ही करेगा, चार्ज से ही, ठीक है। कूलम्स लॉ मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। कूलम्स लॉ से सारी बातें आपको बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह चलाई जाएंगी। तो जिन बच्चों ने सारा अटेंड करा हुआ अब तक, थोड़ा सा देखो प्लस पॉइंट तो रहेगा, बिकॉज उनको चार्ज वगैरह के बारे में सब कुछ पता है। बाकी बच्चों को हल्का सा हो सकता है चार्ज को लेके थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी कोशिश करेंगे तो समझ में सारा फिर भी आ ही जाएगा, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ आज की क्लास। 3 पेजेस हमारे पास, चल जाएगा, चलो काम। आइए भाई देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को ना एक चीज़ बतानी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कूलम्स लॉ स्टार्ट करने से पहले अपने कुछ बेसिक क्राइटेरियाज को पूरा कर लेते हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ज़रूरत है जिनकी, ठीक है। उसके बाद हम कूलम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था एक बार बीच में कि फोर्सेस 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फोर्सेस 2 तरह के, वन इज द कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड द अदर वन इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एक बार उसको आने दो, दिव्यम को, अक्षत रास्ता दे दो। कोई बच्चा ऐसा हो ना भाई जिसकी थोड़ी हाइट छोटी हो, पीछे मत बैठा करो, आगे आया करो, ठीक है। कोई भी बच्चा जिसको देखने में दिक्कत आती हो, कहीं पीछे छुपक जाए वो, ठीक है। चलो भाई क्लास, और थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो जाए करो अगर दिक्कत लगे ना देखने में, बस भाई। सो भाई मैंने आपको बोला कि फोर्सेस 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस और एक होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या? मैंने इसको ऐसे उठाया, मैंने एक फोर्स लगाया जो कि कॉन्टैक्ट के जरिए लगा, है ना। मैंने अंश को ऐसे पकड़ा, खींचा, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। ऐसे मैंने इस टेबल को पकड़ा, अपनी तरफ खींचा या बाहर की तरफ धकेला, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। कोई भी ऐसा फोर्स जिनमें 2 बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट होने के बाद वो फोर्स लगाए तो उसको बोलो, क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स। सिंपल है। बट कुछ फोर्सेस ऐसे भी हैं जो नॉन कॉन्टैक्ट तरीके से काम कर रहे हैं, जिनके बीच में कॉन्टैक्ट होता ही नहीं है और बट फिर भी फोर्स लग जाता है। जैसे कि सबसे पहले आप लोगों ने ये फोर्स जो पढ़ा था, क्या था? सुन लीजिए, पहले मैं कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में जो बता रहा था आप लोगों को, कुछ नहीं है, इसने इसको ऐसे धक्का लगाया, कौन सा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में एग्जाम्पल्स लाइक, मान लीजिए कि ये अर्थ है, ग्राउंड है, और ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। आप जानते हैं कि अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेगी। 11th क्लास में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा है ना। ये पेन देखो किस तरफ जा रहा है, ये पेन नीचे की तरफ आएगा ऐसे करके। किसने खींचा इसको? अर्थ ने खींचा। क्या अर्थ ने इससे कॉन्टैक्ट करा इसको खींचने के लिए? क्या अर्थ ने ऐसे हाथ बढ़ाया इसके ऊपर? नहीं सर, बिना किसी कॉन्टैक्ट के अर्थ इसको अपनी तरफ क्या कर लेती है? खींच लेती है। कैसा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ये जो बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं? बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स। ढंग से सुनिएगा, ये जानना क्यों जरूरी है। हालांकि मैंने आपको बिल्कुल थोड़ा सा डिस्कशन इसके बारे में बीच में कर दिया था एक बार क्लास में, लेकिन सुन लीजिए बिकॉज कूलम्स लॉ में इसकी जरूरत पड़ेगी आज हमें। तो इस अर्थ ने बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचा, जिस फोर्स से खींचा उसका नाम बोलो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये बिना किसी कॉन्टैक्ट के हो रहा है, इसको हम बुलाते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और दिखाता हूं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है, ध्यान समझिएगा। लाइक आप लोगों ने मैग्नेट का सबने सुना हुआ है, ये मैग्नेट है, ठीक है। ऐसी मैग्नेट बना लो या जैसी मर्जी मैग्नेट बना लो, आपको पता ही है। तो ये यहां पर मान लीजिए कि आयरन के पार्टिकल्स हैं, या सिंपल कर लेता हूं इसको मैं, चलो। एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल है और बोलो क्या है? साउथ पोल है। समझिएगा समझिएगा।
और यहां पर कुछ आयरन के पार्टिकल्स है। बचपन में सबने ये चीज करके देखी होगी कि ये आयरन के पार्टिकल्स मैग्नेट को थोड़ा दूर भी रखते हैं तो आयरन के पार्टिकल्स उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। बिना किसी कॉन्टैक्ट के आयरन बॉडीज जो होंगी, आयरन पार्टिकल्स जो होंगे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। इस फोर्स को भी मैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलूंगा और इस फोर्स का नाम बेसिकली यहां पर क्या है बोलो, मैग्नेटिक फोर्स। कैसा फोर्स है बोलो, मैग्नेटिक फोर्स। एक और फोर्स थोड़ा सा याद कर लेते हैं जिसके बारे में हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप लोग जानते हो कि अगर मैं यहां पर कुछ पीस ऑफ पेपर रख दूं और एक स्केल को मैं अपने सर पे ऐसे रब करके लेके जाऊं, रबिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये रबिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ये वो बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं जिन्होंने 3 क्लासेस ली हुई है, ठीक है। हल्का सा मैं बता जरूर दूंगा क्योंकि चार्ज के बारे में जानना बहुत जरूरी है आज की क्लास को करने से पहले, तो मैं हल्का सा बता दूंगा उसके बारे में, लेकिन बहुत डिटेल में बच्चों नहीं जा पाऊंगा, अदरवाइज पिछले ही चीजें चलती रहेंगी। तो यहां पर एक पीस ऑफ पेपर यहां पर रखे हुए हैं, सुनिएगा, पीस ऑफ पेपर्स, और यहां मैं स्केल को ऐसे अपने सर पे रब करके गया। और जब मैंने स्केल को सर पे रब करके गया, देखो जब तक मैंने रब नहीं करा था ना तब तक ये पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट नहीं होते। बचपन में ये खेल आपने करके देखा होगा, स्केल को बिना रब करके लेके गए पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट नहीं हो रहे, बट जैसे ही स्केल को ऐसे रब किया और आपने देखा पीस ऑफ पेपर उस पर चिपकना स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली जब आप रब कर देते हैं ना उसको तो ये स्केल चार्ज हो जाता है। कैसा होता है बोलो, चार्ज, मतलब इसके ऊपर चार्ज आया था, पॉजिटिव चार्ज आ गया मान लीजिए, और उसके बाद चार्ज आते के साथ ही पीस ऑफ पेपर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं बिना किसी कॉन्टैक्ट के। तो ये फोर्स भी कैसा हुआ बोलो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से हुआ है, जैसे ये मैग्नेट की वजह से हुआ तो इसका नाम मैग्नेटिक फोर्स रखा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ग्रेविटी की वजह से हुआ तो ग्रेविटेशनल फोर्स रखा, वैसे ही इसका नाम रखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या रखा, समझिएगा बात को ध्यान से। अलग अलग फोर्सेज हैं लेकिन ये सारे फोर्सेज कैसे फोर्सेज हैं सर, ऑल दीज फोर्सेज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। सारे कौन से फोर्सेज हैं, नॉन कॉन्टैक्ट, बिना किसी कॉन्टैक्ट के हो रहे हैं। तो कहा जाता है कि जितने भी फोर्सेज बिना किसी कॉन्टैक्ट के होते हैं ना वो सारे के सारे फोर्सेज फील्ड फोर्सेज होते हैं। मतलब कि पक्का ऐसे फोर्सेस जिनमें कोई कांटेक्ट नहीं लग रहा बट फिर भी वो फोर्स लगा पा रहे हैं, तो कहते हैं कि पक्का बीच में कुछ इमेजिनरी लाइंस जरूर हैं जो इस काम को पूरा कर रही हैं। समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर किसी कांटेक्ट के साथ फोर्स लग रहा है फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, बट अगर बिना किसी कांटेक्ट के कोई फोर्स लग पा रहा है तो हमने ये माना कि भैया बीच में डेफिनेटली कुछ तो लाइंस है जो इस काम को अंजाम दे रही हैं, जो अर्थ इसको खींच पा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर लाइंस हैं। इन लाइंस का नाम फील्ड्स रखा गया। क्या रखा गया बोलो, फील्ड्स। जैसे कि इन फील्ड्स को बोलो क्या बोला गया, इन फील्ड्स को बोलो क्या बोला गया, ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोला गया इसको, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका नाम रखा गया ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसे ये भी फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है तो माना कि पक्का बीच में कोई ना कोई तो फील्ड्स होंगी जो इस काम को अंजाम दे रही हैं। इस फील्ड का नाम बोलो क्या रखा गया, मैग्नेटिक फील्ड। क्या आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ी 10th क्लास के अंदर, पढ़िए सर। वैसे ही चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ये फोर्स लग पा रहा था तो माना कि पक्का बीच में कोई तो फील्ड है जो इस काम को अंजाम दे रही है, तो इनका नाम बोलो क्या रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम रख दिया, भूलिए मत, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो चार्ज तो भैया जो ये स्केल के ऊपर आया वो है, और उसकी वजह से उसके चारों तरफ कुछ ऐसी फील्ड्स जनरेट होती हैं जो इस पार्टिकल को अपनी तरफ खींच लेती हैं, पीस ऑफ पेपर्स को अपनी तरफ खींच लेती हैं। तो इसको बेसिकली क्या कहा जाता है बोलो, फील्ड्स कहा जाता है। तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गई ये वाली बात। तो फोर्सेस दो तरह के, कॉन्टैक्ट और एक नॉन कॉन्टैक्ट। लेकिन जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं हम मान के चलते हैं कि डेफिनेटली वो किसी फील्ड की वजह से ही ऐसा कर पा रहे हैं। कुछ तो ऐसी इमेजिनरी फील्ड्स हैं बीच के अंदर जो इस काम को अंजाम दे रही है। नीचे जा रहा है तो पक्का यहाँ पर कोई ना कोई फील्ड्स हैं जिनको हमने ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम दे दिया, फोर्स के अकॉर्डिंग नाम दे दिया। ग्रेविटेशनल फोर्स में ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स में मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड। सबको यहाँ तक की बात समझ में आ गई। मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी आप लोगों को दिया था स्पाइडर वाला, सुन लीजिए। छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक स्पाइडर जो होती है अपने जाल बुनती है ऐसे करके। एक स्पाइडर, एक मकड़ी अपने चारों तरफ एक इस तरह का इनविजिबल जाल बुनती है। इनविजिबल मतलब कि इतना पतला जाल बुनती है कि दिखता नहीं है, हम लोगों को भी नहीं दिखता कई बार ये जाल, और छोटे कीट पतंगों को दिखेगा ही नहीं। अभी कैसे जाल बुनती है, ऐसे जाल बुन देती है। अब जैसे कोई कीड़ा हवा में उड़ता हुआ आता है और इस रास्ते से जा रहा होता है तो उस जाल में फंस जाता है, और फिर जैसे ही वो फंसता है ये इसको ऐसे जाल को ऐसे खींचती है और इसको खा जाती है। तो ये भी तो बेसिकली इसके ऊपर फोर्स ही लगा रही है, और बीच में कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो दिखती नहीं है, इमेजिनरी फील्ड्स हैं बोल सकते हैं, या मतलब फील्ड तो है लेकिन नजर नहीं आती। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि एक स्पाइडर भी अपने चारों तरफ ऐसा फील्ड बना के रखती है, और जैसे इसमें कोई कीड़ा फंसता है उसको खींच लेती है और खा जाती है। ऐसा करती है कि नहीं, पता है ये बात स्पाइडर की। तो आपको पहले तो एक बात इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ में उसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों। क्लियर होता है कि नहीं होता, समझ गया आपको यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? ठीक है, एक आखिरी बात और बोलूंगा उसके बाद मैं कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। आखिरी बात ये कि बस आप लोगों को पता हो कि एक बॉडी रबिंग के बाद चार्ज कैसे हुई। जो बच्चे शुरू से आए हैं उनको तो पता ही कैसे, बस जो बच्चे नहीं आए शुरू से, थोड़ा सा बस मैं 2-3 मिनट उसको समझाऊंगा, उसको ढंग से सुन लीजिएगा। समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर वीडियो से जाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। फिलहाल भी तो आप ऐसे समझिएगा एक बॉडी रब करने के बाद चार्ज हो जाती है। अब क्यों होती है हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए कोई भी चीज है मेरे पास, चाहे स्केल है चाहे कोई भी चीज है, आप मुझे बताइए दुनिया में हर चीज किससे मिलकर बनी हुई है? एटम से मिलकर बनी हुई है। हर चीज किससे मिलकर बनी हुई है? एटम से। और एटम के अंदर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने बोलो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। मतलब कुल मिला के जितना पॉजिटिव पार्टिकल होता है उतने बोलो क्या होता है? नेगेटिव पार्टिकल। सोडियम है तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, कॉपर है तो 29 प्रोटॉन 29 इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना प्लस उतना ही बोलो क्या माइनस। तो अगर इसके अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स भी हुए और हर एटम में बराबर प्लस और बराबर माइनस, तो ओवरऑल ये बॉडी बोलो कैसी है? न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है बताओ जरा? क्योंकि इसके अंदर जितने प्लस हैं उतने ही बोलो क्या है? माइनस है। और ऐसा क्यों सर? क्योंकि हर चीज किससे मिलकर बनी हुई है? एटम से। और एटम के अंदर क्या होता है? इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव पार्टिकल। तो ये न्यूट्रल है, सुन लीजिए ध्यान से। बट जब कभी भी एक बॉडी, अब ये भी न्यूट्रल है, मान लो दूसरी चीज भी न्यूट्रल है, ये कोई दूसरी चीज है, मान लो ये हमारी ग्लास स्केल है और ये हमारा प्लास्टिक की चीज है, कुछ भी मान लीजिए। अब दो चीजों को मैं रब करता हूं कि मान लीजिए इसको इसके साथ ऐसे रब किया, बालों के साथ ऐसे रब किया, तो रबिंग करने पे बस इतना सा होता है कि किसी एक बॉडी के कुछ इलेक्ट्रॉन्स छिटक के दूसरे में चले जाते हैं, क्योंकि रबिंग करने से वहां पर क्या पैदा होती है? हीट पैदा होती है। क्या पैदा होती है? ऐसा फ्रिक्शन लगता है तो आप देखिए आपके हाथ भी गर्म हो जाते हैं। तो ऐसे दो चीजें जब रब होती है तो वहां पर क्या पैदा होती है? हीट पैदा होती है। उस हीट एनर्जी की वजह से किसी एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन जो थोड़े लूजली बाउंड होते हैं वो छिटक के किसमें चले जाते हैं? दूसरी में चले जाते हैं। छिटक के किसमें चले जाते हैं? दूसरी में। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि मान लो कि पहले इस स्केल के अंदर 100 पॉजिटिव और 100 नेगेटिव पार्टिकल थे, ओवरऑल न्यूट्रल था। ओवरऑल बोलो क्या था? न्यूट्रल। दूसरे वाली बॉडी भी देख लीजिए, इसके पास भी 100 पॉजिटिव थे और 100 नेगेटिव थे, ओवरऑल ये भी क्या था बोलो? न्यूट्रल। बट जैसे ही मैंने इन दोनों को रब किया तो उधर हीट पैदा हुई और उस हीट की वजह से किसी एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन जो थोड़े लूजली बाउंड थे, अपने एटम के साथ थोड़े से लूजली बाउंड थे, वो छिटक के दूसरे में चले गए। कितने चले गए? सपोज करो कि यहां से वहां पर ना 20 इलेक्ट्रॉन चले गए। कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? सपोज करो रबिंग करने के बाद 20 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब जैसे ही 20 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, आप लोग कहानी समझ जाइए, चार्ज क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कैसे आता है। जैसे ही 20 इलेक्ट्रॉन यहां पर गए, मुझे बताइए इसका सिनेरियो क्या बचेगा? 100 तो पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव में तो कोई चेंज आया नहीं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज आता है। तो मुझे बताइए अगर 20 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे बोलो? 80। मुझे बताइए अब 100 प्लस का और 80 ही बस माइनस का है, 100 माइनस का अब रहा ही नहीं, क्योंकि इसके पास अब 100 इलेक्ट्रॉन नहीं है। 20 इलेक्ट्रॉन तो वहां चले गए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो मुझे बताइए अभी बॉडी पे कैसे चार्ज आ जाएगा बोलो? अब ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और ये बात तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, किसी भी चीज में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसके पास प्लस वाली चीज ज्यादा बचती है और माइनस वाली कम, तो नेट सेल वो कैसी चार्ज होती है बोलो? पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा ये वाली बॉडी का क्या होगा? इसके पास 100 पॉजिटिव 100 नेगेटिव थे, बट 20 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए तो बोलो क्या बोलोगे? अब सर 100 पॉजिटिव है और 120, अब ये नेगेटिवली चार्ज होगी। तो ये बॉडी हो गई नेगेटिवली चार्ज और ये बॉडी क्या होगी? पॉजिटिवली चार्ज। पहले ये दोनों में से कोई भी चार्ज नहीं था, क्योंकि दोनों के पास बराबर प्लस और बराबर माइनस थे। ये स्केल भी या जो पेन है ये सब अभी न्यूट्रल है सारे के सारे। क्यों न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि इनके पास बराबर प्लस और बराबर माइनस है। बट जैसे ही इनको रब करते हैं तो रबिंग करने के दौरान जो हीट पैदा होती है उसकी वजह से किसी एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन जो थोड़े लूजली बाउंड होते हैं ना, वो छिटक जाते हैं दूसरी बॉडी में, जिसकी वजह से अब दोनों में ही प्लस माइनस बराबर नहीं रहता है। बस सिंपल सी बात समझनी है। एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है और एक बॉडी क्या? नेगेटिवली चार्ज। और इसीलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। क्यों करती हैं? इस बात को भी जान लीजिए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल बॉडीज वो हैं जो न्यूट्रल हैं। जो बोलो क्या है? अब ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए 20 इलेक्ट्रॉन, अब ना ये न्यूट्रल है ना ये न्यूट्रल है। बताओ न्यूट्रल बन कैसे सकते हैं? अगर वो 20 इलेक्ट्रॉन वापस इधर आ जाए तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसीलिए प्लस वाली बॉडी किसको अट्रैक्ट करती है? माइनस वाली को, क्योंकि अगर वो 20 इलेक्ट्रॉन वापस इसको मिल जाएंगे तो ये भी न्यूट्रल हो जाएगी और वो भी न्यूट्रल। तो ऑलवेज प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, ताकि वो एक दूसरे को क्या कर सके बोलो? न्यूट्रल कर सके। माइनस माइनस अट्रैक्ट नहीं करते, प्लस प्लस अट्रैक्ट, क्योंकि वो एक दूसरे को न्यूट्रल बना ही नहीं सकते। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि बॉडीज कैसे चार्ज अपने ऊपर एक्वायर करती है। सर बहुत सिंपल सा फंडा है, 3 क्लासेस मैंने बहुत सारी चीज़ें हालांकि सिखाई हैं, लेकिन एक बेसिक चीज़ जो आपको आज पता होनी चाहिए कूलम्स लॉ शुरू करने से पहले, वो बस ये है कि बॉडीज पे चार्ज आ सकता है बाय रबिंग। क्लियर हो गया यहाँ तक का? तो मुझे 2 चीज़ें जो आपको कूलम्स लॉ पे जाने से पहले पता होनी चाहिए। वन इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं बोलो? कुछ ना कुछ फील्ड्स की वजह से होते हैं। एंड द सेकंड वन थिंग इज कि बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे आता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए अब हम शुरू करते हैं। चैप्टर की सबसे जरूरी चीज है कूलम्स लॉ। और भले ही आपके स्कूल में हो गया होगा, बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि आपको कूलम्स लॉ के बारे में सब कुछ पता हो, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि मैं पूछूंगा कुछ चीज़ें तो आप लोगों को नहीं पता होंगी, मुझे पता है पक्का। ठीक है, तो सुन लीजिए अच्छे से सीखना है कूलम्स लॉ को। हम बिल्कुल बारीकी से बात करेंगे कूलम्स लॉ एक्चुअली में है क्या। चलिए, सो कूलम्स लॉ में क्या करना है, देखिए इन्होंने कहा कि मान लीजिए कि एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज बोलो क्या है Q2, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस R।
कूलम्स बेसिकली इस बात पे काम कर रहे थे कि अगर दो चार्ज बॉडीज होती हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकती हैं और बोलो क्या कर सकती है, रिपेल भी कर सकती हैं। अगर लाइक चार्जेस हुए तो बोलो क्या करेगी, रिपेल। प्लस प्लस को बोलो क्या करेगा, रिपेल। माइनस माइनस को बोलो क्या करेगा, रिपेल। और प्लस माइनस को बोलो क्या करेगा, अट्रैक्ट। अच्छा क्यों करेगा अट्रैक्ट? क्योंकि सर आपको पता है प्लस माइनस को ही न्यूट्रल कर सकता है, मतलब हर बॉडी न्यूट्रल होना चाहती है, इसलिए प्लस माइनस पास आते हैं। प्लस प्लस पास क्यों नहीं आते? क्योंकि ये और प्लस कभी मिलके न्यूट्रल नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपको पता है कि प्लस प्लस को पसंद नहीं करेगा, माइनस माइनस को पसंद नहीं करेगा, लेकिन प्लस और माइनस एक दूसरे के पास आएंगे। तो भैया आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या तो वो अट्रैक्टिव होगा या वो क्या होगा, रिपल्सिव। और ये बड़ा ही सिंपल सा फंड है, कब अट्रैक्टिव कब रिपल्सिव सर मुझे पता है। अगर दोनों प्लस के हुए तो क्या होगा बोलो, रिपल्सिव। दोनों माइनस हुए तो क्या होगा, रिपल्सिव। एक प्लस हुआ और एक माइनस हुआ तो क्या होगा, अट्रैक्टिव। अब कूलम्स इस बात पे काम कर रहे थे कि ये जो फोर्स इनके बीच में लगने वाला है, वेदर इट इज अट्रैक्टिव और वेदर इट इज रिपल्सिव, ये किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। मतलब ये कितना लगेगा, 100 न्यूटन का, 500 न्यूटन का, 1000 न्यूटन का, कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, ये इस बात को जानना चाह रहे थे। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में एक बात पाई कि जब वो दो चार्जेस देते Q1 Q2 और उसको कुछ दूरी से सेपरेट करते। अब आप लोग मुझे जवाब देते चलना जल्दी से फटाफट से, मुझे बताइए +1 कूलम और -1 कूलम अगर कुछ दूरी से सेपरेट है, अब इनके बीच में ज्यादा अट्रैक्शन, मतलब किस केस में ज्यादा फोर्स लगेगा, इन दोनों के केस में या अब? चलो और बढ़ाता हूं, सभी बच्चों को एक सवाल है, केस नंबर 1 में आपको लगता है कि ज्यादा बड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या केस नंबर 2 में? सोच लीजिए सब बच्चे, केस नंबर 1 में ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा चार्जेस के बीच में या केस नंबर 2 में? बराबर लगेगा, चार्जेस के फर्क नहीं पड़ता। अच्छा कितनों को लगता है कि केस नंबर 2 में ज्यादा बड़ा अट्रैक्टिव फोर्स लगने वाला है, ज्यादा बड़ा अट्रैक्टिव फोर्स लगने वाला है? अच्छा केस नंबर 1 में कितनों को लगता है केस नंबर 1 में ज्यादा बड़ा अट्रैक्टिव लगेगा? दोनों में बराबर लगेगा? तो बाकी बच्चे क्या लग रहा है? अरे या तो 1 है या 2 है या बराबर है, किसी तरफ तो जाया करो। अबे कैसे हो गए तुम लोग? अंदर कुछ फीलिंग तो होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, 3 तरह की चीजें हैं ना, कुछ तो फीलिंग होगी। तुम तो चौथी चीज कहां से लाऊं मैं? चार्जेस में भी यही है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। तुम किस कैटेगरी में हो भाई? भाई आप देखो, आपको जो लगता है वो जवाब दिया करो। अच्छा मुझे तुम सब बच्चे ही बताओ, प्लस माइनस करीब क्यों आते हैं एक दूसरे के? क्योंकि भैया हर बॉडी क्या होना चाहती है, न्यूट्रल, इसलिए प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं। अब एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, +1 और -1 और +100 और -100 किन बॉडीज को ज्यादा न्यूट्रलिटी की लगी होगी, या बोल सकते कौन बॉडीज ऑलरेडी बहुत ज्यादा अनस्टेबल है एक तरीके से, नीचे वाली? भाई अगर +100 -100 है तो बहुत हाई प्लस और बहुत हाई माइनस है, बहुत तेजी से एक दूसरे के करीब जाना चाह रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा एक पे प्लस हो गया और बहुत ज्यादा एक पे बोलो क्या है, माइनस है। इन्होंने कूलम्स ने पाया कि जितने बड़े चार्जेस के मैग्नीट्यूड हैं, सुन लीजिए, जितने बड़े चार्जेस के मैग्नीट्यूड है उतना ज्यादा बड़ा अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है। अरे एक बॉडी को आपने +1 कूलम दिया और दूसरी को भी +1 कूलम रिपेल करेंगी, बट अगर एक को +100 कूलम है और दूसरे को भी +100 कूलम, तो हाईली रिपेल करेंगी, ज्यादा रिपेल करेंगी। इधर आशीष सुमित यहां पर ध्यान दो भाई, कूलम्स लॉ को लाइटली मत लीजिए, ढंग से सुनिए। आप लोग एक बात समझ जाइए, जितने बड़े चार्जेस के मैग्नीट्यूड होंगे उतना बड़ा इनके बीच में या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या बोलो क्या लगेगा, रिपल्सिव। वो डिपेंडिंग की चार्ज का नेचर कैसा है, दोनों प्लस के हैं तो रिपेल करेंगे, एक प्लस और एक माइनस तो बोलो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बट कूलम्स फाउंड दैट कि जब वो छोटे चार्जेस लेते हैं ना, छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्जेस लेते हैं, तो उनके बीच में कम अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, लेकिन बड़े वाले लेते हैं तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। आप एक काम करिएगा, थोड़ा रब कर रहे थे तो पीस ऑफ पेपर धीमे अट्रैक्ट करे, ज्यादा रब करने के बाद एकदम से अट्रैक्ट हुए कि नहीं हुए? तो ज्यादा बड़ा चार्ज क्रिएट करने के बाद फोर्स कैसा देखने को मिला, ज्यादा बड़ा फोर्स देखने को मिला। अरे बचपन में स्केल वाला काम करा है कि नहीं करा? उस दिन हमने टेस्टर जलाया था, बेसिकली ये टेस्टर जलाया था कि नहीं जलाया था? जो बच्चे आगे बैठे थे उनको दिखा था टेस्टर जलते हुए। तो अगर मैं ज्यादा देर तक हिट कर रहा था, ज्यादा चार्ज क्रिएट कर रहा था, तो टेस्टर ज्यादा तेजी से जला था, और थोड़ा ही हिट कर रहा था तो नहीं हुआ था। मतलब स्केल को थोड़ा रब करूंगा तो थोड़ा फोर्स लगेगा, और ज्यादा देर रब करूंगा तो, क्योंकि जितनी ज्यादा देर रब करा उतना ज्यादा स्केल बोलो क्या हो गया, चार्ज हो गया, और जितना ज्यादा चार्ज हो गया उतना बड़ा बोलो क्या लगा, फोर्स लगा। इसका मतलब सबसे पहली चीज समझ लीजिए, फोर्स दो चार्जेस के बीच में
चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के ऊपर। अगर बड़े मैग्नीट्यूड हैं चार्जेस के तो फोर्स कैसा लगेगा बोलो, ज्यादा लगेगा। इन केसेस में फोर्स कम लगेगा, इस केस में फोर्स कैसा लगेगा बोलो, ज्यादा लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी बात, आप लोग मुझे बताइए फोर्स कब ज्यादा लगेगा, ध्यान सुनिएगा। जब ये एक एक कूलम के जो चार्जेस हैं, सुन लो, 1 यूनिट से दूर होंगे, या तब जब ये 2 यूनिट से दूर होंगे। बताइए चार्जेस के बीच में कब फोर्स ज्यादा लगने वाला है? जब दे आर सेपरेटेड बाय 1 यूनिट डिस्टेंस और दे आर सेपरेटेड बाय 2 यूनिट डिस्टेंस। सर जितना नजदीक होंगे उतना बड़ा बोलो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। चीजें जब ज्यादा नजदीक होती हैं, अब स्केल को आप बहुत दूर रख दीजिए, पीस ऑफ पेपर को यहां रखिए, नहीं कर पाएंगे अट्रैक्ट। लेकिन जितना नजदीक लेके जाएंगे उतना ही इजीली बोलो उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। समझिए इस बात को। तो जितना दूरी कम होती है फोर्स उतना ज्यादा होता है। मतलब आर के साथ कैसा रिलेशन है फोर्स का, इनवर्स। सुन लीजिए आर के साथ कैसा रिलेशन है, और मोर ओवर एक बात ऐड करने वाला हूं बड़ी जरूरी, इसे सुन लीजिएगा। आर के साथ इनवर्स रिलेशन तो है बच्चों, लेकिन मैंने एक और चीज मजे की पाई कि मान लीजिए कि जब 1 कूलम माइनस 1 कूलम लिया हुआ था, 1 मीटर से सेपरेट था, यहां पर ध्यान देना अक्षत। तो मान लेते हैं कि उस वक्त फोर्स 100 न्यूटन का था। लेट इट बी कि फोर्स कितने न्यूटन का था बोलो, 100 न्यूटन का। व्हेन द 1 कूलम एंड माइनस 1 कूलम आर सेपरेटेड बाय 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस, सीधे यहां पर, तो फोर्स कितना लग रहा था बोलो, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा था जब एक और एक कूलम को सेपरेट करा हुआ था। कुछ कहेंगे सर माइनस का साइन नहीं लिया, अरे कुछ नहीं है, बस आप समझिएगा अट्रैक्टिव फोर्स 100 न्यूटन का था। कितने न्यूटन का बोलो, 100 न्यूटन का। अब मैंने जैसे ही दूरी को बढ़ाया, यहां पर ध्यान दो आशीष, मैंने जैसे ही दूरी को कितना बढ़ाया, दुगना करा, तो मुझे लगा दूरी बढ़ाऊंगा तो फोर्स कम होएगा, दुगना करूंगा तो फोर्स आधा हो जाएगा, क्योंकि जब मैं बढ़ाऊंगा दूरी को तो फोर्स क्या होना चाहिए, कम। और मुझे लग रहा था मैं 2 टाइम्स बढ़ाऊंगा दूरी को तो फोर्स आधा हो जाएगा, मतलब इनवर्स रिलेशन में हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या पाया कि जब मैंने दूरी को दुगना करा तो फोर्स ना 25 न्यूटन हो गया। मतलब 100 से सीधा 25, मतलब वो 1/2 टाइम्स नहीं हुआ। सुन लो 2 टाइम्स डिस्टेंस करने पर, डिस्टेंस को 2 टाइम्स करने पर फोर्स 1/2 टाइम्स नहीं हुआ, डिस्टेंस 1/4 टाइम्स हुआ। अब तुम सब बच्चे सोच के दिखाओ, मैं इसको, अरे यार बातें हो रही है भाई, मैं अगर आर को 2 टाइम्स करूं बट रिजल्ट मुझे 1/2 का ना मिले, फोर्स के साथ 1/2 का ना मिले, 1/2 मतलब आधा ना हो, वो कितना हो जाए बताओ जरा, वो कितना हो जाए, 1/4 हो जाए। मक्खी बैठी क्या? कहीं दिख रही है आपको? चलिए बातें नहीं। अगर मैं, जतेन समर बहुत बातें कर रहे हो बोलने के बाद भी, जब मैं r को 2 टाइम्स करूं और मुझे ये 1/2 टाइम्स ना मिलके मुझे ये 1/4 टाइम्स मिले, तुम सोचो ना, किसी चीज को 2 से 2 गुना करने पर रिजल्ट 4 मिल रहा है, इसका मतलब नीचे बोलो उसका क्या हो रहा होगा, स्क्वायर हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? अरे किसी को तुम 2 टाइम कर रहे हो बट तुम्हें रिजल्ट कितना मिल रहा है, 4 टाइम का। मतलब कि नीचे 2 टाइम कर रहे हो बट रिजल्ट कितना मिल रहा है, 4 टाइम का। तो आप लोग समझ जाइए कि भैया ऐसा तभी हो सकता है जब नीचे इनवर्स स्क्वायर लॉ लग रहा हो, मतलब इनवर्स में भी है और स्क्वायर करके है, इनवर्स में भी है। और अब देखो ये बातें ना कुलम्स को कैसे पता लग रही थी, मैं फुल एंड फाइनल करता हूं। कुलम्स को सिंपली सी ये बात ऐसे पता लग रही थी कि जब वो एक एक कुलम के 2 चार्जेस देता था, 1 मीटर से दूरी रखता था, मान लो उसको फोर्स कितना मिल रहा था, 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन का। जैसे ही चार्ज को बढ़ा के 1 कुलम से 2 कुलम करता था, वो पाता था जैसे ही मैंने चार्ज को दुगना करा फोर्स भी दुगना हो गया, फोर्स भी बढ़ गया। जैसे ही चार्ज को दुगना करा फोर्स भी दुगना हो गया। चाहे इसको कर दूं चाहे इसको कर दूं, इसका मतलब फोर्स चार्जेस के साथ कैसा प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट। कैसा प्रोपोर्शनल है कि मैं चार्जेस बढ़ाता हूं, मैं पाता हूं फोर्स भी उतना ही गुना बढ़ जाता है। 2 गुना चार्ज बढ़ाता हूं, दुगना बढ़ जाता है। 5 गुना चार्ज बढ़ाता हूं, 5 गुना फोर्स बढ़ जाता है। तो इनको पता लग गया कि फोर्स तो चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है। लेकिन जब मैं दूरी को बढ़ाता हूं तो फोर्स घटता है, दूरी को बढ़ाता हूं तो फोर्स, इसका मतलब दूरी के साथ फोर्स का रिलेशन बोलो कैसा है, इनवर्स। और वो भी कैसे घटता है कि जब मैं दूरी को दुगना करता हूं तो फोर्स 1/2 टाइम्स नहीं होता, 1/4 टाइम्स होता है। इसका मतलब साथ के साथ वो स्क्वायर भी होता है नीचे। इसका मतलब सारी बातों को अगर मैं मिला दूं तो फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और आर स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन। किसी भी बच्चे को यहां तक में कोई दुविधा हो तो बताओ, क्योंकि इसके बाद कुछ बहुत बढ़िया चीज ऐड होने वाली है। असली चीज अब ऐड होगी। यहां तक तो नॉर्मल है सब कुछ, यहां तक कोई मेरे को नहीं लगता कुछ खास दिक्कत आपको आनी चाहिए, या लग रही है यहां तक भी दिक्कत? अरे क्या ऐसा आप लोगों ने 11वीं क्लास में 2 मासेस को लेके नहीं पढ़ा क्या? बातें नहीं।
क्या आप लोगों ने नहीं पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स? अगर मासेस बड़े होते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है और दूरी ज्यादा होने पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। सेम फॉर द चार्जेस गाइस, जितने बड़े मैग्नीट्यूड वाले चार्जेस होंगे उतना बड़ा बोलो क्या होगा उनके बीच में फोर्स। अब वो चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, बड़े मैग्नीट्यूड है ज्यादा ही रिपेल करेंगे, ज्यादा ही अट्रैक्ट करेंगे। लविश बात समझ में आ गई? और दूरी अगर कम है तो फोर्स बोलो क्या होगा, ज्यादा, और दूरी ज्यादा है तो फोर्स बोलो क्या होगा, कम। इसका मतलब इनवर्स रिलेशन में चलता है। और हमने मैथमेटिकली सब कुछ करके देखा तो पता लगा इनवर्स में भी ऐसे चलता है कि दुगना करने पर ना, आर को दुगना करने पर, दूरी को दुगना करने पर फोर्स 1/4 टाइम घटता है। 100 से सीधा 25 हुआ। इसका मतलब सर ऐसा तभी हो सकता है जब आर का नीचे बोलो क्या हो रहा हो, स्क्वायर हो रहा हो। क्या हो रहा हो? स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सबको? अब मेरा कुछ सवाल है। कूलम्स को यहां तक लग रहा था कि सिर्फ 3 ही चीजें हैं जो डिसाइड करेंगी कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा। बोलो कौन कौन सी 3 चीजें? पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड, और उनके बीच में कितनी दूरी है। दीज 3 थिंग्स विल डिसाइड हाउ मच फोर्स विल एक्टिंग बिटवीन द 2 चार्जेस। ऐसा कूलम्स को लग रहा था। बट कूलम्स ने अब एक चीज और करके देखी जो है सबसे इंपॉर्टेंट। अब आ रही है असली चीज बच्चों। तो सभी की नजरें हो बिल्कुल बोर्ड पे और ध्यान से सुनेंगे भाई जो मैं आप बताने वाला हूं। आप लोगों को मैं एक सिचुएशन रखूंगा, आप लोगों को सबको सोचना है और इस बार एटलीस्ट एक जवाब आपके पास होना चाहिए जो क्वेश्चन मैं दूंगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई भी जवाब नहीं है। बातें नहीं भाई, सुनिए भाई, ये कुछ एक सेटअप है हमारे पास। ये वाली जो एक प्लेट है ना बच्चों, ये फिक्स प्लेट है। फिक्स प्लेट मतलब ये कहीं मूव नहीं कर सकती। अच्छा, इस प्लेट को और इस प्लेट को हमने क्या कर दिया बोलो, चार्ज कर दिया। चार्ज कैसे करना है वो आपको पता ही है भैया, चार्ज करना कोई रॉकेट साइंस है, किसी से रब करो चार्ज हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये भी पॉजिटिवली चार्ज और वो भी, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, मान लो प्लस Q1 है, इसके ऊपर बोलो क्या है, प्लस Q2। कोई दिक्कत नहीं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है। अच्छा सुमित, अगर दोनों पॉजिटिवली चार्ज है तो ये वाली प्लेट इसको क्या करेगी, रिपेल, और ये वाली भी इसको क्या करेगी, रिपेल। बट ये मैंने फिक्स कर रखी है कहीं पर, ये मूव नहीं कर सकती। बट जब इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो ये स्प्रिंग दबेगी। क्या होगी बोलो, स्प्रिंग दबेगी। और स्प्रिंग के दबने की वजह से यहां पर एक मीटर लगा रखा मैंने, जिसमें एक सुई है और ये है मीटर, फोर्स मीटर। कैसा मीटर बोलो, जो कि रीडिंग करेगा कि कितने फोर्स से ये स्प्रिंग दबी है। सब बच्चे सुन लीजिए, मैंने बहुत सिंपल सी चीज बोली है। क्या बोली है कि दो चार्जेस हैं Q1 Q2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस R between the plates. There are 2 charges Q1 and Q2. इस प्लेट पे Q1 चार्ज है, इस प्लेट पे Q2 चार्ज है। Both charges are positive. They are separated by some distance R. We know that अगर चार्जेस पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ये वाली प्लेट इसको करेगी, वो वाली प्लेट इसको, ये फिक्स्ड है। लेकिन ये जब इसको रिपेल करेगी तो ये स्प्रिंग दबेगी और स्प्रिंग के दबने की वजह से यहाँ पर एक मीटर लगा हुआ है जो कि ऐसे सुई उठाएगा और दिखाएगा कितना फोर्स लगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये प्रैक्टिकली यहाँ पर हम इस चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब सुन लीजिएगा सब बच्चे ध्यान से। अब ट्विस्ट क्या है वो समझिए। यहां पर जो ये फोर्स यहां पर रीड होने वाला है, जो भी फोर्स रीड होने वाला है, मान लेते हैं मैं इस फोर्स को क्या नाम दे देता हूं, F1 फोर्स। क्या नाम दे देता हूं? और बदलाव क्या है, एक सेम सेटअप मैं दोबारा से लेता हूं, ढंग से सुनिएगा इस बात को। एक सेम सेटअप दोबारा से लेता हूं और 3 बार लेता हूं। कितनी बार ये सेटअप लिया मैंने? तीनों बारी में बस एक बदलाव कर दिया मैंने। क्या बदलाव करा वो भी सुन लीजिए। एक बार तो बातें नहीं भाई, इसके बीच में एयर है। कौन है बोलो? मतलब इन दो प्लेट्स के बीच में सिर्फ हवा है। हवा, जैसे इस रूम में हवा है ना, एक प्लेट एयर एक प्लेट एयर, बीच में हवा है। सेकंड केस में मैंने क्या करा, क्या है ये, पानी है। सेकंड केस में मैंने इन दो चार्जेस के बीच में रख दिया पानी। ढंग से सुन लीजिएगा, सेकंड केस में मैंने इन दो चीजों के बीच में किसको रख दिया, पानी को। और तीसरे केस में ग्लास रख देते, शीशा रख देते। शीशा किस कलर का होगा? अब ग्रे कैसे लाऊं? ग्रे कैसे बनेगा भाई? बीच में आएगा। यस,
अबे भाई ये तो यहाँ से लाना था। मिल गया भाई, मिल गया। ऐसा ही होएगा। अबे इतनी मुश्किल से ढूंढा है, एकदम से नो सर कर दिया। मान लो ना ग्लास है, नहीं मान सकते, ग्लास। मैं लिख देता हूं ना, ग्लास है। क्या डिफरेंस है तीनों केसेस में? बच्चों प्लीज, तीनों केसेस के अंदर दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड जो प्लेट्स पे है वो सेम है, Q1 Q2। दोनों प्लेट्स के बीच की सेपरेशन सेम है, मतलब Q1 Q2 सेम है, और R भी बोलो क्या है, सेम है। बस फर्क किस चीज का है? एक बार बीच में है हवा, एक बार है पानी, और एक बार कोई शीशे की चीज रखी हुई है, पूरे में ग्लास भरा हुआ है। अब मेरा बस आप लोगों से सवाल ये है कि इस केस में जो फोर्स की रीडिंग आई, मान लो F1 आई, इस केस में कितनी आई बोलो? F2 आई, और इस केस में जो रीडिंग आई वो F3 आई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू इज करेक्ट? क्या लगता है, क्या तीनों केसेस में फोर्स बराबर होगा? सुन लीजिए, या F1 में फोर्स ज्यादा होगा, F2 में उससे ज्यादा, F3 में उससे ज्यादा, या F3 में सबसे ज्यादा, फिर F2 में, और फिर F1 में, या F1 में सबसे ज्यादा, फिर F3 में, और फिर F2 में? आपको सोच समझ के जवाब देना है, कोई जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में गलती होने वाली है। टेक एटलीस्ट 30 सेकेंड्स, और उसके बाद आप लोग अपना जवाब सोच के रखेंगे। 30 सेकेंड्स लीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर आपको सारा मामला समझ में आऊंगा। सबने अपना जवाब सोच लिया है तो मैं पूछूंगा, और आपको एटलीस्ट एक जवाब पे तो आंसर बताना है। चलिए, कितने बच्चे क्लास के हैं जो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहते हैं? दैट इन ईच केस द फोर्स रिमेन्स सेम सिंस द चार्जेस आर सेम, द सेपरेशन इज सेम। सर मीडियम का कोई लेना देना नहीं इस बात से। कितने बच्चों को? अजय और हेमंत, बस दोनों साथी कह रहे हैं कि सर पहला ऑप्शन करेक्ट है। कितने बच्चे बी ऑप्शन के साथ जाएंगे कि सर एयर वाले केस में सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, फिर पानी वाले में, और सबसे कम सर ग्लास वाले में लगेगा? ओके, क्लास के लगभग 50% बच्चे इस वाले ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं। कितने बच्चों को सी ऑप्शन करेक्ट लगता है कि सर सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा ग्लास वाले में? अच्छा, तो आधी क्लास यहाँ बटी पड़ी है, 40% बच्चे लगभग यहाँ पर भी जा रहे हैं। और कितनों को लगता है कि सर पहले वाले में सबसे ज्यादा होगा, फिर ग्लास में होगा, फिर पानी में होगा? कह रहे तो फालतू ऑप्शन बनाया हुआ है। दीक्षा को लगता है ऐसा, और जतिन को भी ऐसा लगता है। वैसे चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लग रहा है, जो आपको लग रहा है आपको बस एटलीस्ट बताना है। कुछ आपको लगा होगा कि पानी के अंदर से लिक्विड है और ये सॉलिड्स है सर, है ना? चलिए, अरे बस 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 बस, अब मैं कुछ समझाऊंगा, उसके बाद फिर ओपिनियन देना। आप लोग, मैं आंसर नहीं बता रहा हूं भाई। मुझे बस ये बताओ, ये वाली प्लेट उस वाली प्लेट के ऊपर फोर्स लगा दे रही है, ये फोर्स जो लग रहा होगा किन कारणों से लग रहा होगा? आपको पता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, पक्का मतलब बीच में फील्ड होगी। क्या होंगी बोलो? फील्ड। सीधी बात समझ में आ रही है? अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो डेफिनेटली देयर आर सम फील्ड्स बिटवीन द मीडियम। अब मुझे बस इतना बताना सब बच्चों प्लीज, शोर हो रहा है भाई। मान लो यहां से वहां पर कुछ फील्ड्स हैं, ऐसी कुछ फील्ड्स हैं जो जाके उसको धकेलती हैं और फोर्स लगा देती हैं। लेट इट बी दीज फील्ड्स आर इन नंबर्स, मान लेते हैं 100 फील्ड है। कितनी फील्ड है बोलो? 100 फील्ड। 100 फील्ड यहां से जाती है, उसको धक्का देती है। अब आपको क्या लगता है, जब 100 फील्ड हवा में से गई है तो क्या पानी में से भी जाते वक्त उतनी ही फील्ड की ताकत रह पाएगी? समझ के देखिए, थोड़ा सोच के देखिए। देखिए, जो मीडियम्स है ना, ये मीडियम्स इन फील्ड्स को कुछ ना कुछ अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेंगे। समझने की कोशिश करना, जैसे कि 100 फील्ड निकली, अब हवा में तो कोई रुकावट खास होती ही नहीं है, थोड़ी बहुत तो हवा में भी होती है, लेकिन हवा में मान के चलते कि कोई खास रुकावट नहीं है। तो यहाँ से 100 फील्ड गई और 100 की 100 फील्ड ने जाके वहां पर धक्का दिया, और धक्का लगाने से कुछ फोर्स रीड हो गया, जिस फोर्स को मैंने F1 बोला। सबको समझ में आ गई यहाँ तक की बात? अब लेकिन जब वही 100 फील्ड पानी के थ्रू जाएंगी तो निकली तो 100 थी, लेकिन पानी के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, पानी के खुद के एब्जॉर्प्शन की वजह से वो 100 में से 30 फील्ड को एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छे से सुनिएगा, 100 में से कितनी फील्ड एब्जॉर्ब कर लेता है? 30। तो बची कितनी? 70। अब सिर्फ 70 फील्ड ने जाके इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो 70 के केस में ज्यादा फोर्स लगेगा, 100 के केस में ज्यादा लगेगा? दिव्यांशु बातें नहीं, इस केस में 100 की 100 फील्ड जाके काम करती है, बट इसमें से 100 में से 30 तो वाटर ही एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बची कितनी बोलो? 70। 70 ने जाके फोर्स लगाया, कुछ फोर्स रीड हुआ। ज्यादा फोर्स रीड होएगा, कम फोर्स रीड होएगा? कम रीड होएगा। और ग्लास तो वाटर से भी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्टिव होगा, ग्लास तो वाटर से भी ज्यादा क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्टिव। तो जब इसके अंदर से 100 फील्ड जाती हैं तो ये 30 फील्ड एब्जॉर्ब नहीं करता, ये 60 फील्ड एब्जॉर्ब कर लेता है। कितनी फील्ड बोलो? 60। बचती कितनी है? 40। सिर्फ 40 फील्ड ही जाके यहां पर फोर्स लगा पाई।
और हमने पाया कि इस केस में फोर्स सबसे कम रीड हुआ। तो मुझे बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट जा रहा है? तो 50% ऑफ द क्लास इज करेक्ट कि भैया F1 वाले केस में फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा, फिर F2 में, फिर F3 में। इसका मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं, सुन लीजिए। कूलम्स को एक बात समझ में आ गई कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो 3 चीजों पर नहीं 4 चीजों पर डिपेंड करता है। कितनी चीजों पर बोलो? 4। बोलो कौन कौन सी? पहले वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड, उनके बीच में क्या सेपरेशन है वो, और चौथा चीज मीडियम कितना है। मीडियम कौन सा है सर? एयर है तो ज्यादा फोर्स लग रहा है, पानी है तो कम लग रहा है, और ग्लास है तो और कम लग रहा है, कोई और चीज है तो और कम हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम एज वेल। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? वो मीडियम, इधर प्राची, वो मीडियम कितनी फील्ड्स को एब्जॉर्ब कर लेगा ये डिसाइड करेगा कि वो जाके कितना फोर्स वहां पर लगाने वाला है। सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये वाली बात? अब मैं इसी में कुछ चीजें ऐड करूंगा और अगले 10 मिनट बड़े क्रूशियल हैं, इधर सुनते रहना, भी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ये सबको समझ में आ गया? अच्छा, सबको ज्यादातर बच्चों को ऐसा इसीलिए लगाना क्योंकि सबको लग रहा था यहाँ पर तो कोई रुकावट ही नहीं है, एकदम फोर्स लगा देगा। यहाँ पर कुछ पानी थोड़ी बहुत तो रोकेगा सर, और ग्लास सबसे ज्यादा रोकेगा। सबका दिमाग ऐसे ही काम कर रहा होगा, और अब वो थोड़ा फील्ड्स के जरिए आप लोगों को और बेटर तरीके से एनालाइज हो गया होगा। अब इस बात को समझने के लिए चलिए और आगे बढ़ते हैं। आइए भाई सब बच्चे, बातें नहीं। प्रोपोर्शनैलिटी के बाद हमेशा एक कांस्टेंट आता है, तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन। बच्चों मैं आपको बार बार कह रहा हूं कूलम्स लॉ में ज्यादा ऐसे मतलब आप लोग जो थोड़ा सा बातें कर रहे हैं बीच में ये दिक्कत करेगा आप लोगों को बाद में। अगर आपने कूलम्स लॉ अच्छे से नहीं समझा तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ में नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं कि इवन इलेक्ट्रोस्टैट का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसमें परमिटिविटी जो मैं अब लिखने वाला हूं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत बार एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, सो डोंट टेक इट लाइटली। आप इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिए कि चलो हो ही जाएगा। 12th क्लास है, मैंने आपको बोला है वैसे आसान है, लेकिन तभी आसान है जब आप लोग अच्छे से सुन रहे हो क्लास के अंदर। तो क्लास का माहौल बिल्कुल ऐसा रखिए कि हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है? क्योंकि हमारे पास आप लोगों को पता है जैसे पेपर इस साल भी आया, आप लोगों का मुश्किल पेपर आया, हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशंस करें। हम सीधे अपने पढ़ाई की बात करा करेंगे, बीच में कुछ बात करनी है थोड़ी बहुत तो कर लेंगे, लेकिन अदरवाइज़ हमारा ध्यान पूरे टाइम क्लास में सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट पर रहेगा। समझ रहे हैं बात को? एप्लीकेशन बेस्ड कंटेंट आ रहा है, मतलब आपको पता होनी चाहिए कि बात की एप्सिलॉन क्यों लिया है, 4 पाई क्यों लिया है, सब पता होगा तभी जाके आप सोच पाएंगे पेपर के अंदर कि हाँ कुछ बदल भी दिया तो मेरे को पता है कैसे बदलना है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा हंसी मजाक ना 11 तक चलता है, 12th में मत करो। अब मैंने यहाँ पर ना एक चीज़ लगाई, ये तो मेरे को समझ में आ चुका था, Q1 के साथ डायरेक्टली, Q2 के साथ डायरेक्टली, R के साथ इन्वर्सली। अब मैंने यहाँ पर लिखा 1/4 पाई। 4 पाई तो कोई नंबर है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा क्यों आया 4 पाई। एप्सिलॉन लिखा है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन या एप्सिलॉन, सब अपनी अपनी लैंग्वेज में कुछ कुछ बोलते हैं इसको। तो एप्सिलॉन है, इसको क्या बोलते हैं समझिएगा, समझिएगा, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये मीडियम की बोलो क्या होती है? परमिटिविटी। वही समझ में आ रहा है कितना परमिट कर रहा है ना, परमिटिविटी। और बच्चे की तरह आपने इसको इनवर्स रिलेशन में क्यों रखा, उसको समझने के लिए आपको यहां पर आना पड़ेगा, मेरे साथ यहां पर आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि मैं अब आपको क्या समझाने जा रहा हूं। तो मैं जो आपको समझा रहा हूं वो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसको मैं एप्सिलॉन m से डिनोट करता हूं। सुन लीजिए क्या होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सो कहते हैं इट इज अ पैरामीटर, इट इज अ पैरामीटर विच डिटरमाइंस द obstruction offered by the medium to electric fields। कोई नहीं, एक और लिखते हैं, it is a parameter which determines the extent of absorption of electric field by a particular medium। सुन लीजिए बोर्ड पे सबकी नजरें हो, क्योंकि कूलम्स लॉ बस अपने एंडिंग पे ही है। बस सुन लीजिए, मैंने यहां पर कुछ बातें लिखी कूलम्स लॉ को लेके, पढ़ लीजिए, पढ़ो पहले आप, खुद से पढ़ो, खुद से पढ़ो।
पढ़ लिया? क्या समझ में आया? नहीं आया? पढ़िए, देखो क्या बोलता है। जैसे मुझे तुम बताओ, एक मीडियम की बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे एक मीडियम की डेंसिटी हो सकती है, तो मीडियम की डेंसिटी उसके घनत्व के बारे में बताती है। मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। जैसे कि एयर की डेंसिटी आपको पता है कम है, पानी की उससे ज़्यादा है, ग्लास की उससे ज़्यादा है, कोई और सॉलिड चीज़ की डेंसिटी और ज़्यादा है। तो डेंसिटी ऐसा आप जानते हैं। तो हर मीडियम की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि डेंसिटी उसकी एक प्रॉपर्टी है ना, कुछ और चीज़ भी हो सकती है उसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी एक प्रॉपर्टी है। तो वैसे ही इधर इधर एक मीडियम की परमिटिविटी भी एक प्रॉपर्टी है, उस मीडियम के बारे में कुछ बयां करती है। जैसे डेंसिटी उस मीडियम के बारे में कुछ बयां करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम के बारे में कुछ बयां करता है, वैसे परमिटिविटी भी उस मीडियम के बारे में कुछ बयां करती है। क्या बयां करती है वो मैंने यहां पर लिखा है, दैट परमिटिविटी डिटरमाइंस द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द मीडियम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। परमिटिविटी की वैल्यू से ये पता लगता है कि वो आने वाली फील्ड्स को कितना ऑब्स्ट्रक्ट करने वाली है, कितना ऑब्स्ट्रक्ट करने वाली है। जैसे कि एयर आपने देखा 100 फील्ड आई, 100 की 100 को अलाउ कर दिया, बट वहीं ग्लास, वहीं पानी ने क्या करा, पानी ने 30 फील्ड को एब्जॉर्ब कर लिया, 70 को अलाउ करा बस। और ग्लास ने क्या करा, 60 को एब्जॉर्ब कर लिया, सिर्फ 40 को अलाउ करा। ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे बात कर रहा हूं। तो आपको परमिटिविटी की वैल्यू के जरिए क्या पता लगता है, बोर्ड पे बने रहिए नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए, क्योंकि परमिटिविटी क्लियर होने वाला है यहां पर। सिद्धि लिखो मत बिल्कुल भी। मैंने बोला दैट इट इज अ पैरामीटर व्हिच डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स बाय अ पर्टिकुलर मीडियम। इस परमिटिविटी की वैल्यू से यह पता लगता है कि कितना एब्जॉर्प्शन होने वाला है फील्ड्स का, जब वो फील्ड्स इस मीडियम से क्या होंगी, पास होंगी। क्या होंगी, पास। चलिए अब मुझे तुम बस एक छोटी सी बात का जवाब दे दो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो बोलूंगा बस उसका जवाब देना। मुझे बताओ, किसी मीडियम की अगर परमिटिविटी हाई है, हाइयर परमिटिविटी ऑफ मीडियम, सुनना, हाइयर परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मुझे बताना है किसी मीडियम की परमिटिविटी हाई है, तो मुझे बताओ परमिटिविटी क्या बताती है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फील्ड, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फील्ड। तो सोचिए अगर उसकी हाइयर परमिटिविटी है तो उसका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब वो फील्ड को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी या कम एब्जॉर्ब करेगी, ज्यादा। टर्म पे मत जाइएगा परमिटिविटी की। हाइयर परमिटिविटी अगर किसी मीडियम की है, मतलब किसी मीडियम की परमिटिविटी अगर ज्यादा है, तो वो एब्जॉर्प्शन भी कैसा करती है, ज्यादा। तो हम बोलेंगे हाइयर परमिटिविटी ऑफ मीडियम मींस मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ, सुन लीजिए, मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए बोर्ड पे बने रहिएगा। हाइयर परमिटिविटी का मतलब हाइयर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द फील्ड, मतलब कि ज्यादा एब्जॉर्प्शन होने वाला है फील्ड का। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर फील्ड का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? सिद्धि बताओ, अगर परमिटिविटी ज्यादा है किसी मीडियम की, परमिटिविटी ज्यादा है, तो उसका जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है फील्ड का वो ज्यादा होगा कि नहीं होगा? और अगर फील्ड का एक्सटेंट ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन का मतलब एब्जॉर्ब करने की जो उसकी क्षमता है वो ज्यादा है, तो फोर्स ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? कम लगेगा। नहीं समझ में आया सर कैसे? अरे यार किसी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है, देवांग मीडियम की परमिटिविटी बोल क्या है, ज्यादा, तो उसका जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, मतलब जो एब्जॉर्ब करता है फील्ड्स को, वो भी कैसा करता है, बोलो ज्यादा। अगर फील्ड ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते तो फोर्स कैसा लगेगा, कम लगेगा। अरे क्योंकि अगर ज्यादा फील्ड एब्जॉर्ब कर ली तो फील्ड ही तो फोर्स लगाती है, अगर उसने फील्ड ही एब्जॉर्ब कर ली तो इसका मतलब कम फील्ड जाएंगी फोर्स लगाने के लिए। तो ज्यादा परमिटिविटी मतलब ज्यादा एब्जॉर्प्शन, मतलब लेसर फोर्स। इसका मतलब हाई परमिटिविटी कोरस्पॉन्ड्स टू लेसर फोर्स। डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन, जल्दी बोलो। ज्यादा बड़ी परमिटिविटी कम फोर्स का इशारा है। डायरेक्ट रिलेशन या इनवर्स रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। इसलिए परमिटिविटी मीडियम की फोर्स के साथ इनवर्सली रिलेटेड। दिव्यांशु यहां पर कि अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी, पहले लॉजिकल समझो, बाद में मैथमेटिकल समझेंगे इसको। लॉजिकल क्या तरीका है सुमित? अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी अगर आज से तुमने ज्यादा सुनी, जैसे तुम बोलते हो इस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है, तो तुम्हें क्या समझ में आता है कि उसका घनत्व ज्यादा है, बेसिकली 1 यूनिट वॉल्यूम में उसका मास भी क्या होगा, ज्यादा होगा। होता है कि नहीं होता? अरे नहीं आ रहा समझ में यार। तो वैसे ही आगे से सुनोगे ना किसी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है, तो आप क्या समझोगे कि वो मीडियम अपने अंदर से जाने वाली फील्ड्स को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है बोलो? तो ज्यादा बड़ी परमिटिविटी मतलब ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ फील्ड, इसका मतलब सर लेसर फोर्स एक्ट। इसका मतलब परमिटिविटी और फोर्स कैसे रिलेशन में हो, इनवर्स, इसलिए परमिटिविटी को नीचे रखा गया फोर्स के कंपैरेटिवली। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा सेम बता दो दोबारा से। अगर मैं बोलूं लोअर परमिटिविटी, अगर मीडियम की परमिटिविटी बोलो क्या है, सुनते चलिए, लोअर परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी, लोअर परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, तो इसका मतलब फील्ड एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ फील्ड होगा, लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ फील्ड होगा। अगर कम फील्ड एब्जॉर्ब होगी तो फोर्स कैसा होगा? इसका मतलब कम परमिटिविटी पे ज्यादा फोर्स और ज्यादा परमिटिविटी पे कम फोर्स। ये लॉजिकली मुझे समझ में आता है ऐसा क्यों है, और मैथमेटिकली उसको मैंने यहां पर पुट कर दिया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
इसका मतलब सर दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगेगा, ये कितने पैरामीटर्स मिलकर डिसाइड करते हैं? 4 पैरामीटर। जल्दी जल्दी बोलो कौन कौन से? सर दो तो पैरामीटर कौन से हैं? बोलो चार्जेस के मैग्नीट्यूड, बड़े चार्जेस के मैग्नीट्यूड होंगे तो फोर्स कैसा लगेगा? ज्यादा। दूरी ज्यादा होगी तो फोर्स कैसा लगेगा? कम। और सर एक फैक्टर और है जो डिसाइड करता है फोर्स ज्यादा लगेगा या कम, बोलो क्या? मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अरे नहीं आया समझ में? 4 पाई क्या कारण है ना, 4 पाई का भी हल्का सा बता देता हूं, सुनिएगा अभी बात करेंगे पूरी पूरी, बस आप बने रहिए टॉपिक के अंदर, लूज मत पड़िएगा। ये मुझे पता ही है 4 पाई कुछ नहीं है, आप दिख रहे 4 पाई आर स्क्वायर दिख रहा है आपको? 4 पाई, ये 4 पाई आर स्क्वायर कुछ स्फेयर के लिए होता है। किसके लिए होता है बोलो? अब थोड़ा सा मुझे बस तुम एक बात बताओ, अगर एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है, कुछ बताऊंगा तो सुनिएगा, एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है, यहां पर एक चार्ज रख दिया मैंने छोटा सा, मुझे बताना जो इसकी फील्ड निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये आसपास फील्ड निकालेगा, वो कैसे निकालेगा? स्फेरिकल। जैसे कि छोटा सा बल्ब जला दो यहां पर, तो बल्ब की रोशनी कैसे फैलेगी? स्फेरिकली फैलेगी। मतलब कि थोड़ा और डिटेल में जाता हूं, सुनिएगा पूरी बात। अगर एक चार्ज यहां पर रखा तुमने, तो वो यहां के चार्ज को भी अट्रैक्ट कर लेगा, आगे वाले को भी, पीछे वाले को भी, ऊपर वाले को भी, दाएं वाले को भी, जहां मर्जी में चार्ज रख दो दूसरा उसको अट्रैक्ट कर लेगा या रिपेल कर देगा। इसका मतलब इसकी फील्ड कैसे फैलती है? स्फेरिकली। कैसे फैलती है? क्या इस बात से आप सहमत है कि एक चार्ज में यहां पर रखूंगा तो चारों तरफ कहीं पे भी दूसरा चार्ज आ जाए उसको ये अट्रैक्ट रिपेल कर लेगा? इसका मतलब इसकी फील्ड कैसे फैलती है? स्फेरिकली फैलती है, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर जैसा आपको टर्म दिख रहा है। दूसरी बात सुनिए, अगर आपको सॉलिड एंगल के बारे में पता है, किसके बारे में? मुझे तुम यार ये बताओ, तुम ये तो जानते हो 180 डिग्री है, तुम ये भी जानते हो 360 डिग्री हो गया पूरा, लेकिन ये तुम 2D प्लेन में बात करते हो। अगर मैं पूरे इस सॉलिड एंगल की बात करूं ना, तो ये 4 पाई है। कितना बोलो? सॉलिड एंगल्स हम लोगों ने कुछ 11वीं क्लास में पढ़ा था, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। चार्जेस अपनी फील्ड्स को, चार्जेस अपनी ताकत को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे बल्ब से रोशनी निकलती है तो ऐसे चारों तरफ निकलती है स्फेरिकल तरीके से। तो 4 पाई आर स्क्वायर, बस वहां से 4 पाई का कुछ टर्म आया है, कुछ नहीं है, कांस्टेंट है यार। 4 का मतलब 4 है, पाई का मतलब 3.14 है। आप मेन बात याद रखिए, चार चीजों पर, दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स डिपेंड करता है। कौन कौन सी 4 चीजें? दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड, उनके बीच का सेपरेशन, और चौथी चीज बोलो क्या है? मीडियम। चलिए सब बच्चे मुझे बताने की कोशिश करें। यहां पर एक चीज सुनिए, अगर बीच में एयर है, सुन लीजिए, बीच में कौन है? तो मुझे बताओ, एयर के बीच में जो फोर्स लगने वाला था वो यहां पर क्या आएगा? 1/4 पाई। ये किसकी परमिटिविटी आएगी? एयर की। सबकी नजरें बोर्ड पे हो, किसकी परमिटिविटी आएगी? एयर की। अब एयर की परमिटिविटी को ना बुक्स वालों ने नोट करके लिखा हुआ है। अब साइलेंट नोट एयर की परमिटिविटी के लिए मतलब एक सिंबल बनाया गया, एयर की परमिटिविटी लिखते हैं अब साइलेंट नोट करके। अब साइलेंट नोट मींस द परमिटिविटी ऑफ एयर इनटू Q1 Q2। बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी, बोर्ड पे देखेंगे, क्योंकि दो चार्जेस Q1 Q2 थे, दूरी थी R। अच्छा, जैसे ही मैं कहां पर गया बोलो? पानी में। पानी में मुझे बताओ, पानी के बीच में जो फोर्स लगने वाला है वो कितना लगेगा? सब बच्चे बोलो 1/4 पाई। सब बच्चे 1/4 पाई। अब साइलेंट किसका आएगा? पानी का। अब साइलेंट ऑफ द वाटर आएगा, क्या आएगा बोलो? अब साइलेंट ऑफ द वाटर। और Q1 Q2 बाई में क्या? सर ये चीज सेम है, सुनते चलो सुनते चलो। लास्ट चीज, इन ग्लास, मुझे बताओ फोर्स इन द ग्लास मीडियम कितना आएगा? 1/4 पाई। क्या बदल जाएगा? परमिटिविटी ऑफ ग्लास। परमिटिविटी ऑफ इनटू में क्या आएगा? अब अगर तुम थोड़े से भी मैथमेटिक्स में समझदार हो ना, तो तुम्हें एक बात समझ में आ जाएगी कि सर Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। 1/4 पाई इसमें, इसमें सब में सेम है। सिर्फ फर्क किस चीज का है तीनों केसेस में? परमिटिविटी का। किसमें बोलो? और मुझे तुम सब बच्चे बताओ, सबसे ज्यादा, अब सोच के बोलना, सबसे ज्यादा परमिटिविटी किसकी होगी? मतलब सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कौन करता होगा? दीक्षा, सबसे ज्यादा परमिटिविटी किसकी होगी? ग्लास की। परमिटिविटी ज्यादा होने का मतलब जो ज्यादा एब्जॉर्ब करता होगा। तो ज्यादा एब्जॉर्ब कौन करता है? ग्लास। तो हम बोलेंगे क्योंकि ग्लास की परमिटिविटी वाटर से ज्यादा है और वाटर की परमिटिविटी एयर से ज्यादा है। क्योंकि ग्लास की परमिटिविटी वाटर से ज्यादा और वाटर की परमिटिविटी एयर से ज्यादा, इस कारण से, क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर सेम थे, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर 1/4 पाई सब कुछ सेम था, बट लेकिन ग्लास की परमिटिविटी सबसे ज्यादा थी, इसलिए इसका फोर्स सबसे कम आएगा। और इसकी परमिटिविटी सबसे कम है एयर की, तो फोर्स सबसे ज्यादा आएगा। मतलब कि फोर्स इन द केस ऑफ एयर इज ग्रेटर देन द फोर्स इन द केस ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द फोर्स इन द केस ऑफ ग्लास। समझ ही नहीं आ रहा सर? कुल मिला के ये समझना था आप लोगों को। पल्ले पड़ा कुछ, थोड़ी सी बातें कुछ और है जो न्यूमेरिकल पॉइंट पे बताऊंगा मैं भी आप लोगों को, लेकिन मुझे बस इतना है आप लोगों से कि आप लोगों को एटलीस्ट क्या क्लियर हो चुका हो कि व्हेनेवर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस R placed in some particular medium, whether it is air, whether it is glass, whether it is water, between the two charges, whatever be the medium,
सर देयर आर द 4 पैरामीटर विच विल डिसाइड हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन द 2 चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में कितना बड़ा फोर्स एक्ट करेगा, ये कौन कितनी चीजें डिसाइड करती है? 4 चीजें। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर स्क्वायर इनवर्सली, और सर मीडियम की परमिटिविटी भी इनवर्सली। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 4 चीजें डिसाइड करती हैं, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड, दूरी, और क्या बोलो, मीडियम डिसाइड करता है कितना फोर्स लगेगा कितना नहीं लगेगा। और उसके लिए फॉर्मुला बोलो क्या बना हुआ है? सब बच्चे बोलो फॉर्मुला क्या बना हुआ है? किसी भी मीडियम में जो फोर्स आप मुझसे पूछ रहे हो कितना लगेगा? 1/4 पाई उस मीडियम की पर्टिकुलरली परमिटिविटी इनटू में बोलो क्या? नहीं आया समझ में? कुछ बात बनी? वो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब आर स्क्वायर के साथ ही आ सकता है 4 पाई, तो और कहाँ जाएगा ना, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर है। अभी मैं कुछ और बात भी करूँगा, लेकिन मुझे पहले बस अभी यहाँ तक आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ तक सर हमें क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूँगा और कुछ और बताऊँगा इसके अंदर बहुत ज़रूरी चीज़। अब लेकिन जो कंसेप्चुअल बात है वो खत्म हो चुकी है, अब बस सिंपल बात बची है। कंसेप्चुअल चीज़ें जो थी, जो सोचने वाली थी फॉर्मूले में, कौन सी चीज़ डायरेक्ट है कौन सी इन्वर्स है, वो क्यों है क्यों नहीं है, वो सारी बातें मैं आपसे कर चुका हूँ। सोच लीजिए, 1 मिनट का टाइम लीजिए, देन वी विल स्टार्ट, मतलब इसके आगे बढ़ूंगा मैं। सोच लो और कुछ नोट कर रहे हैं तो अब नोट कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया नहीं क्या समझ में? अच्छा, सभी मीडियम्स में क्या लगता है सबसे कम परमिटिविटी किसकी होगी? एयर की। एयर या वैक्यूम बोल देते हैं, एयर या वैक्यूम। वैक्यूम में कुछ होगा नहीं, मतलब बिल्कुल भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करेगा। एयर में फिर भी मान लेते 100 फील्ड गई तो एक को क्या पता एब्जॉर्ब कर ले 99 जाए, लेकिन वैक्यूम तो बिल्कुल भी। लेकिन इतना तो बच्चों, इतना तो मान सकते हैं ना कि सबसे कम परमिटिविटी स्वयं सबसे कम। लेकिन मैं बार बार आपसे एक शब्द बोल रहा हूं, परमिटिविटी। क्या मतलब है इसका? सबसे कम परमिटिविटी का मतलब क्या? सबसे कम एब्जॉर्प्शन ऑफ फील्ड कौन करता होगा? वैक्यूम, या फिर बोलो क्या? एयर। अब चाहे पानी लाओ, चाहे केरोसिन ऑयल लाओ बीच में, चाहे ग्लास लाओ, चाहे कोई शीट लाओ, पेपर लाओ, चाहे वुडन लाओ, बाकी सभी मीडियम जो है वो एयर से ज्यादा ही एब्जॉर्ब करेंगे। इसका मतलब बाकी सभी मीडियम्स की परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी से बोलो क्या होती है? ज्यादा होती है। समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में नहीं आ रहा सर। क्यों ऐसा एनसीईआरटी लिख रही है दैट एवरी मीडियम हैज अ परमिटिविटी ग्रेटर देन द परमिटिविटी ऑफ द एयर और द वैक्यूम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमेशा बड़ी ही मिलेगी। इसका मतलब सबसे कम फील्ड्स को जो अब्सॉर्ब करते हैं वो कौन है बोलो? एयर या वैक्यूम। बाकी सभी मीडियम्स का जो परमिटिविटी होता है बोलो क्या होता है? ज्यादा। मतलब कि परमिटिविटी ज्यादा होने का मतलब ज्यादा अब्सॉर्ब करता है फील्ड्स को। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप कहीं सर परमिटिविटी कौन देगा? परमिटिविटी एग्जामिनर देगा, आपको टेंशन नहीं लेनी इस चीज की, वो मैं सिखाता हूँ कैसे। इतना सोच लिया सबने? प्राची नहीं आया समझ में? डाउट लग रहा है इसके अंदर? क्या थोड़ा डाउट? थोड़ा भी देता तो मेरे को बताओ क्या डाउट है? डाउट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए क्या डाउट है। ऐसा ना हो कि मेरे को डाउट ही नहीं समझ में आ रहा क्या डाउट है, वो नहीं होना चाहिए। डाउट बताओ क्या है? ये समझ में आ गया चार्जेस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? ये नहीं समझ में आया? नहीं आया? इनवर्सली क्यों लिखा है परमिटिविटी को? एक चीज सोचो, अरे बच्चों प्लीज मुझे तुम बस एक बात का जवाब देना, मीडियम की परमिटिविटी क्या बताती है? डेफिनेशन पढ़ लो। एक्सटेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फील्ड। क्या तुमने वो वाली बात सुनी है कि 100 फील्ड गई थी तो 100 की 100 ही गई? बच्चों प्लीज, यहां 100 गई तो 30 एब्जॉर्ब हो गई, 70 ही फोर्स लगा पाई, और यहां 100 गई तो 60 एब्जॉर्ब होगी, 40 ही फोर्स लगा पाई। और परमिटिविटी आपको बताती है कि कितना वो एब्जॉर्ब करने वाली है। तो तुम सोचो कि किसी की परमिटिविटी हाई है तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, कम एब्जॉर्ब करेगी? ज्यादा, क्योंकि परमिटिविटी एब्जॉर्प्शन के बारे में आती है। तो हाई परमिटिविटी मतलब मोर एब्जॉर्प्शन। और अगर फील्ड ही ज्यादा एब्जॉर्ब होगी तो फोर्स कैसा लगेगा? कम। फोर्स कैसा लगेगा? ये बात समझ में आ गई? तो तुम देखना परमिटिविटी हाई है तो फोर्स कैसा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट है इनवर्स? नहीं आया समझ। सोचो लो परमिटिविटी है मतलब कम एब्जॉर्प्शन फील्ड का, और फील्ड का अगर एब्जॉर्प्शन कम है तो मतलब ज्यादा फील्ड फोर्स लगा पा रही होंगी, मतलब फोर्स कैसा लगेगा? ज्यादा। मतलब कम परमिटिविटी पे फोर्स ज्यादा है, मतलब कैसा रिलेशन? इनवर्स। मतलब कि कम परमिटिविटी फोर्स ज्यादा और ज्यादा परमिटिविटी फोर्स कम। तो ऐसा तो तब होएगा जब वो कैसे रिलेट कर रहे हो? इनवर्सली रिलेट कर रहे हो। इसीलिए फॉर्मूले में परमिटिविटी को नीचे रखा गया है, दूरी को भी नीचे रखा गया है, और Q1 Q2 को ऊपर रखा गया है, बिकॉज एक्सपेरिमेंटली सब कुछ करके देखा गया है, उसके बाद ही फॉर्मूला बनाया जाता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
अब चलिए आगे बात करते हैं कुछ बहुत जरूरी। सबको क्लियर है? अगली क्लास में सीधा क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, ध्यान रखना, परमिटिविटी के ऊपर या कूलम्स लॉ के ऊपर, तब मत अटकना। एक क्लास में पूरी कूलम्स लॉ पे लगाता हूं। नेक्स्ट चलिए और सुनिए। अब सवाल ये भी आता है, अब जो मैं बात करने वाला हूं ढंग से सुन लीजिएगा भाई, क्योंकि हो सकता है ये आपको कॉम्प्लेक्स लग जाए। ढंग से सुन लोगे तो नहीं लगेगा, बिल्कुल भी 1% भी नहीं लगेगा। इसका मतलब हर एक मीडियम की परमिटिविटी होती होगी, जैसे कि एयर की अपनी होती होगी। सुन लो सुन लो, हाँ बिल्कुल सुन लो सुन लो। एयर की परमिटिविटी अलग होती होगी, वाटर की अलग होती होगी, ग्लास की अलग होती होगी, और हर एक की अलग अलग होती होगी। सोचिए जरा, सही बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? लेकिन किसी ने पहली बार तो पता लगाया होगा ना कि एयर की परमिटिविटी कितनी है, ग्लास की कितनी है, वाटर की कितनी है। मैं अगर आपको एक मीडियम की निकालना सिखा दूं तो बाकी का अपने आप आइडिया लग जाएगा। चलिए मैं सिखाता हूं कि कैसे निकाली गई होगी। सबसे पहले कैसे निकाला गया होगा, एक चीज सुनिएगा। इन्होंने क्या करा होगा, ढंग से बोर्ड पे एक कूलम का चार्ज यहां ले लिया, एक कूलम का चार्ज यहां ले लिया, +1 -1। फिलहाल माइनस से ज्यादा मत सोचिएगा, बस ये समझ लीजिएगा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव। कुंदन यहां पर दूरी कितनी ले ली? 1 यूनिट। दूरी कितनी ले ली? ढंग से सुनना। आप मुझे बताइए, बीच में लिया हुआ एयर, फोर्स का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? सब बच्चे बताओ मुझे। 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ एयर Q1 Q2 बाय में। अब मेरी पूरी बात को समझने की कोशिश करना, ढंग से सुनना भाई। दो चार्जेस लिए, एक 1 कूलम, दूसरा भी 1 ही कूलम है। चाहे प्लस का ले लो चाहे माइनस का ले लो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का लोगे तो अट्रैक्टिव लगेगा, प्लस का लोगे तो रिपल्सिव। और दूरी कितनी रखी? 1 यूनिट। दूरी कितनी रखी? अब इन्होंने चेक करा कि एक्चुअली में, प्रैक्टिकली में ये एक दूसरे को कितनी ताकत से अट्रैक्ट कर रहे थे। कितनी ताकत से? अब मेरी पूरी बात समझना, क्योंकि Q1 भी 1 कूलम है, Q2 भी 1 कूलम है, और दूरी भी 1 है। दूरी भी बोलो क्या है? 1। तो मुझे तुम सब बच्चे बताना, Q1 Q2 और R² की वैल्यू पूरी कैलकुलेट करने में कितनी आएगी? 1। अरे Q1 को भी 1, Q2 भी 1, R भी 1, तो ये तो 1 आना चाहिए। अब ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं कि जो एक्चुअली में फोर्स इनके बीच में पाया गया, वो पाया गया 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का। सुन लीजिए, 1 नहीं मिला। क्या कहते हैं कूलम्स? कूलम्स कहते हैं कि जब मैंने दो चार्जेस एक एक कूलम के 1 यूनिट की दूरी से रखे, तो मुझे पता है कि Q1 Q2 बाय में R² का जो कैलकुलेशन है वो 1 1 1 रखने पे कितना आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था? 1। बट वी फाउंड दैट जो प्रैक्टिकली फोर्स देखने को मिला वो कितना मिला दिव्यम? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। इसका मतलब मुझे बताओ ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू 1/4 पाई ε0 की वैल्यू है। तो उनको पता लग गया कि जो ये 1/4 पाई ε0 जो पूरा एक कांस्टेंट जो चीज है ना हमारी यहाँ पर, इसका वैल्यू कितना बोलो? 9 × 10⁻⁹। क्योंकि ये तो मैंने 1 लिया, ये भी मैंने 1 लिया, ये भी मैंने 1 लिया, बट फिर भी मेरा आंसर कितना आ रहा है बोलो? 9 × 10⁻⁹। इसका मतलब इसकी पूरी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻⁹। सबको समझ में आया कि नहीं आया? अरे सोचो ना यार कि इसको 1 1 1 लेने के बाद भी आंसर 9 × 10⁻⁹ आ रहा है। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी है बोलो? 9 × 10⁻। अरे यार समझ नहीं आया। तो इसका मतलब 1/4 पाई ε0 किसके बराबर होता है? सुनिएगा, मैं आसान करूंगा इस चीज को, सुन लीजिएगा। और बताओ, 4 सबको पता है, पाई सबको पता है, तो मुझे बताओ ε0 कितना निकल के आएगा? उसको तो ले जाओ, ε0 को, इसको नीचे ले आओ। सो 1/4 पाई की वैल्यू रख दो 3.14, और इसको 9 × 10⁻। जब तुम इस पूरे को सॉल्व करोगे, घर पे कर लेना सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूं। 8.85 × 10⁻। ये इसकी परमिटिविटी आई। सुन लीजिए, ये किसकी परमिटिविटी आई बोलो? एयर की। एयर की परमिटिविटी इतनी होती है, मतलब कि एयर की परमिटिविटी आई 8.85 × 10⁻। अब तुम सोचोगे सर वाटर की कैसे निकालेंगे? अरे भैया सेम दो एक एक कूलम के चार्जेस 1 यूनिट की दूरी से कहां पर रख दीजिए? पानी में रख दीजिए। खुशी, एक एक कूलम के चार्जेस 1 यूनिट से कहां पर रख दीजिए? पानी में। जब पानी में रखोगे तो आपको पता है ये 1 ये 1 ये 1, तो ये तो 1 ही आएगा, लेकिन कुछ आंसर आएगा पक्का। इतना आंसर नहीं आएगा, फोर्स इससे कम आएगा। इससे अब कितना आया? मान लो पानी के अंदर यही फोर्स कितना निकल के आ गया? 7 × 10⁻⁹। कितना आ गया? सपोज करो 7 × 10⁻। इसका मतलब 1/4 पाई ε ऑफ वाटर का पूरा वैल्यू कितना है बोलो? 7 × 10⁻⁹। फिर वहां से निकल जाएगा ε ऑफ द वाटर, ε ऑफ द। समझ ही नहीं आया ये चीज। मतलब कि देखो, इसको आपको कोई समझने की इतनी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो परमिटिविटी होती है वो तो कौन देगा? एग्जामिनर देगा हमें। बस वो तो मैं आपके मन में इच्छा हो ना कि सर कैसे पता लगाई होगी पहली बार परमिटिविटी, तो मैं आपको बस वो बता रहा हूं कि हमने कुछ चार्जेस लिए होंगे 1 1 कूलम की, दूरी ली होगी 1 कूलम की, हमने फोर्स देखा होगा प्रैक्टिकली कितने से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पता लगा इतने से अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इतने से अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब
इसके अलावा Q1 Q2 बाय में आर स्क्वायर के अलावा तो यही बचता है बस। इसका मतलब इसी की वैल्यू क्या है बोलो, 9 × 10 की पावर 9। इसका मतलब यहां से 4 को रखा, पाई को रखा, अब साइलेंट नोट निकाल लिया। तो आगे से बस इतना सा याद कर लीजिए। अब तुम सब बच्चे ने एक छोटी सी बात याद कर लो, जो बोल रहा हूं ना बस उसको याद कर लो सभी बच्चे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमारे को आने वाले हैं कौन से मीडियम के, एयर मीडियम के। कौन से मीडियम के? सभी बच्चे आज से याद रखें कि एयर की परमिटिविटी कितनी होती है आशीष, 8.85 × 10 की पावर -12 ये वैल्यू होती है परमिटिविटी ऑफ एयर की। तो कभी भी अगर एयर का क्वेश्चन आएगा, सुन लीजिए, कभी भी अगर एयर में दो चार्जेस प्लेस्ड होंगे तो मैं क्या करूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सभी बच्चे नजरे बोर्ड पे बिल्कुल, मैं बोलूंगा सर फोर्स इतना होएगा, और सुन लीजिए सबको क्या याद है आगे से, परमिटिविटी ऑफ कितनी बोलो, 8.85 × 10 की पावर, और सबको 4 पता है, सबको पाई पता है। ये पुट करने के बाद कुछ सॉल्व होएगा, आपको ये भी पता है कि जब मैं इसको पुट करूंगा तो ये पूरा कैलकुलेशन कितना आएगा, 9 × 10 की पावर। मतलब कि हमने याद कर लिया आगे से कि अगर हवा के बीच में चार्जेस रखे हुए, मतलब कि मीडियम कौन है बोलो, एयर है। सुन लीजिए मीडियम कौन है बोलो, तो मुझे पता है कि सर ये कितना है, और ये 8.85 × 10 की पावर -12 रखने पे ये पूरा कैलकुलेशन जो 1/4 पाई इसका आएगा वो कितना आएगा, 9 × 10 की पावर 9। लेकिन ये 9 × 10 की पावर 9 सिर्फ किसके केस में लोगे, एयर के केस में। क्योंकि अगर यही चीज किसमें चली जाएगी बोलो, पानी में, तो मुझे बताओ पानी के बीच में क्या आ जाएगा, सुन लो, यहां किसकी परमिटिविटी आने वाली है फिर, और पानी की परमिटिविटी ये नहीं होती, इससे ज्यादा होती है, इससे ज्यादा होती है। तो उसकी कुछ वैल्यू एग्जामिनर देगा, उसको पुट करके फिर सॉल्व करेंगे। फिर नहीं रख सकते 9 × 10 की पावर 9, फिर जिसकी परमिटिविटी देगा वो यहां पर रखेंगे, 4 से पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमने लेकिन किसकी परमिटिविटी आगे से याद कर ली, एयर की। किसकी याद कर ली? क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके ऊपर होने वाले हैं, एयर के ऊपर। तो हमने याद कर लिया कि भैया एयर की परमिटिविटी इतनी होती है, और इतना पुट करने पर ये जो पूरा कैलकुलेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, वो कितना आता है, 9 × 10 की पावर 9। और Q1 Q2 रखेंगे, R रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन कोई और मीडियम आया, सुन लो, वाटर आया, ग्लास आया, कोई और मीडियम आया, तो वो आपको उसकी भी परमिटिविटी देगा। जब उसकी परमिटिविटी देगा तो फिर मैं 4 पाई और वो परमिटिविटी मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लूंगा, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। लेकिन ये 9 × 10 की पावर 9 सिर्फ किसके लिए है बोलो, एयर के लिए। यार समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को? सबको आ गया समझ में? खुशी नहीं आया? पक्का या मुश्किल हो गया? अच्छा तो मुझे बस ये बता दो, वाटर की परमिटिविटी और ग्लास की परमिटिविटी इस वैल्यू से ज्यादा होगी या कम होगी? तो मैं एक बड़ी जरूरी बात लिख देता हूं, मुझे नहीं पता क्या परमिटिविटी है, लेकिन मैं इतना जरूर लिख देता हूं, द परमिटिविटी ऑफ any medium, permittivity of any medium, that is epsilon m, is always greater than the permittivity of air और वैक्यूम। एक साथ ही बोल देते हैं एयर और वैक्यूम को, लगभग दोनों के लिए हम परमिटिविटी 8.85 × 10 की पावर -12 मान के चलते हैं। बाकियों की परमिटिविटी इससे क्या आएगी बोलो, ज्यादा ही आएगी। इससे समझ में आ रही बात? दीक्षा नहीं है बात समझ में, कि वाटर की हो चाहे ग्लास की हो, इससे बड़ी वैल्यू आएगी उसकी परमिटिविटी की। और बड़ी आने का मतलब क्या है सर, ज्यादा परमिटिविटी का मतलब है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं फील्ड्स को। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और सोचो ना किसी की अगर ये ज्यादा होगी, सोचो ना किसी की ये ज्यादा होगी, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। मतलब फोर्स भी कैसा आएगा, कम आएगा। क्या आएगा बोलो, कम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुल मिला के मेरी बात समझिए। क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी लिखो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखो। कैलकुलेट the force, calculate the force acting between, calculate the force acting between the two charges of, acting between the two charges of +5 coulomb and +10 coulomb separated by a distance of separated by a distance of 5 units, 5 मीटर बोल दो,
5 मीटर, प्लेस्ड इन एयर, प्लेस्ड इन एयर। बहुत सिंपल सा यार, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज पूछी है। क्लियर है यहां तक? सबको क्लियर है ना? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था भाई बच्चों। क्लास खत्म नहीं हुई है, क्लास 7:30 पे खत्म होगी। कुछ बात है, सुन लो ढंग से। बात बड़ी सिंपल सी है कि दो चार्जेस हैं। दिव्यांशु कितने कितने कूलम के? एक है 5 कूलम का, एक है दूरी। बहुत सिंपल से शुरू करिए हमने, कुछ भी मुश्किल नहीं करा, अभी मुश्किल करेंगे। तो आपको पता है दो चार्जेस। अच्छा, फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? रिपल्सिव लगेगा। कितना लगेगा? तो सर एयर दिया हुआ है, आप बोलेंगे सर मीडियम बताओ, तो हमने कहा एयर मीडियम है। अच्छा, क्वेश्चन के एंड में एक चीज और मिलेगी, वो भी आपको मिलेगी पेपर में, कोई आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको क्या मिलेगी? लिखा होगा ऐसे, ऐसे लिखा होगा परमिटिविटी ऑफ एयर, ऐसे लिखी हुई वैल्यू आएगी। मतलब तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है, पेपर में ही गिवन है परमिटिविटी भी। अब मुझे तुम बताओ, दोनों चार्जेस दिए हुए, दूरी दी हुई और क्या दी हुई है? परमिटिविटी दी हुई है। सो मुझे तुम बताओ जो फोर्स लगेगा एयर के बीच में, आप बोलेंगे 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ एयर, जो कि मैं सारे नोट से नोट करता हूं, Q1 Q2 बाय में बोलो क्या? तो क्या करोगे? कुछ भी तो नहीं है। सर आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी है? अरे सर पता तो है, इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10 की पावर और 5, 10। लेकिन मैं अब एक समझदारी क्या दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन एयर के आने वाले थे और मुझे पता है एयर की परमिटिविटी ये है, तो ये हर बार मुझे कैलकुलेट करना पड़ता, तो मेरे को इसका आंसर पहले से पता है। इसका आंसर मुझे क्या पता है कि ये पूरी कैलकुलेशन की वैल्यू कितनी आएगी। अब समझे फायदा क्या है? क्योंकि एयर का तो याद कर लिया, लेकिन सोचिए और कोई केस आता दीपांशु, अगर ये केस वाटर का आता तो वाटर की परमिटिविटी मिलती, फिर मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज वाटर की यहां पर परमिटिविटी रखते हुए ये पूरी कैलकुलेशन क्या आंसर करती है ये मुझे। तो बाकी इधर सुनो इधर खुशी, बाकी अदर मीडियम्स के लिए ये क्या कैलकुलेशन आएगा मुझे नहीं पता, बट एयर के लिए मुझे पता है कि उसकी परमिटिविटी को रखने के बाद ये पूरा कैलकुलेशन 9 इंटू 10 की पावर 9 आएगा। सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और बताओ क्या आएगा? यहां पर आएगा 50 अपॉन में 25, 2 पे घटेगा 18 गुना में इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। और अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? रिपल्सिव। एनी प्रॉब्लम? अब और बात सुनिए सुनिए सुनिए, खत्म नहीं करेंगे बच्चों चीज को अभी। यहां पर एक चीज छोटी सी और है, क्योंकि वो अगर अभी हो जाएगी तो फिर हम सीधा नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल बनाएंगे सीधा। आखिरी चीज, अभी तक सारी बातें खत्म हो जाने के बाद मुझे बस ये समझ में आ रहा है सर एयर की परमिटिविटी तो समझ में आ गई 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और उसको पुट करके जो कैलकुलेशन आती है वो भी समझ में आ गई। लेकिन मैंने आपसे अभी तक वाटर की परमिटिविटी की वैल्यू नहीं बताई, ग्लास की परमिटिविटी की वैल्यू नहीं बताई, लेकिन इतना तो पता लग गया ना कि उसकी परमिटिविटी ज्यादा होगी। क्या ये तो सबको समझ में आ गया होगा कि अगर इसकी 8.85 इंटू 10 की पावर -12 है तो उसकी 8.85 इंटू 10 की पावर -11, 10 की पावर -10, मतलब बड़ी वैल्यू होगी। पता है ना 10 की पावर -10 बड़ा हो गया 10 की पावर -12 से, इतना मैथमेटिक्स आता है ना? तो इतना तो पता है बड़ी होगी, लेकिन कितनी होगी ये बात नहीं पता है ना अभी। तो चलिए मैं आपको एक आखिरी चीज बताने वाला हूं, ढंग से सुन लीजिएगा। इसको बुलाते हैं बच्चों डीले मत पढ़ना लास्ट के 10 मिनट में, क्योंकि लास्ट के 10 मिनट में मैं बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं, इसके बिना बात बनेगी नहीं हमारी। टॉपिक समझ में, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा अगर ढंग से नहीं सुना तो। है मुश्किल से 5 मिनट की चीज, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, हमारा पूरा कॉलम्स तो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ढंग से सुनना है। दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको एप्सिलॉन आर लिखते हैं, या फिर इसी को बुलाते हैं
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, बहुत जरूरी चीज है भाई। क्या है आइए समझा देता हूं। देखिए आपको आगे चल के वैक्यूम की परमिटिविटी या एयर की परमिटिविटी कितनी याद करेगा अक्षत? 8.85 इंटू 10 की पावर -12। आपको वाटर की कोई परमिटिविटी नहीं बताता, ग्लास की कोई परमिटिविटी नहीं बताता, वो आपको इन सबकी बता क्या बताते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बताते हैं बोलो? ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? तो ये है किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी होती है उस मीडियम की परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ढंग से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, बिल्कुल लिखना बंद कर दो, कोई बच्चा लिखे ना भाई। किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? रिलेटिव मतलब हमेशा किसी के रिलेशन में बात हो रही है, तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होगा अंश? दैट इज द, इसको बोल सकता हूं मैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो उसकी है। सुन लीजिए, एब्सोल्यूट मतलब जो एग्जैक्टली है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। ढंग से सुन लीजिएगा भाई। तो मान लीजिए आपको बोला गया कि किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 4 है। क्या बोला? रिलेटिव परमिटिविटी। तुम सोचो अगर किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, इसको 4 पुट करो, एक बार 4 पुट करो, 4 पुट करो, रखो सब बच्चे 4 इसको। तो मुझे बताओ मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम से कितनी आ गई? बोलो 4 गुना ज्यादा आ गई। 4 गुना। ढंग से सुनना, सबको एक बात का तो भरोसा है ना कि बाकी सभी मीडियम्स की परमिटिविटी, कुंदन सभी मीडियम्स की परमिटिविटी वैक्यूम से तो ज्यादा होगी। सबको क्लियर है वाली बात? तो किसी की भाई इससे दुगनी थी, किसी की इससे बोलो तिगनी थी, किसी की इससे बोलो 4 गुना थी, क्योंकि परमिटिविटी एयर से तो ज्यादा ही होगी, मतलब वो ज्यादा ही एब्जॉर्ब करेगा, कोई दुगना एब्जॉर्ब करेगा, कोई 3 एब्जॉर्ब करेगा। तो हमने सभी मीडियम्स की परमिटिविटी को इससे बोलो क्या करा? डिवाइड करा। किसी का आंसर 2 आ गया, किसी का आंसर 2.5 आ गया 2.5, किसी का आंसर 3 आ गया, किसी का आंसर 4 आ गया। और ये क्या बताता है? जैसे ही मैं तुम्हें बोलूं किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी, सुन लीजिए मैंने बोला किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 5 है, तुम क्या समझे? तुमने उसको 5 रखा, यहां पर ध्यान सुनिएगा, तुमने 5 रखा, इसका मतलब उस मीडियम की परमिटिविटी 5 टाइम्स है, बोलो किससे? वैक्यूम से। 5 टाइम्स है, बोलो किससे? अब वैक्यूम की सबको याद है, बोलो कितनी? 8.85 इंटू 10 की पावर -12, 5 से मल्टीप्लाई करके निकल आएगी किसकी? बोलो मीडियम की। सुनिएगा बात को ध्यान से, मैंने क्या बोला, समझ नहीं आया आप लोगों को? इसका मतलब मुझे सिर्फ एक मीडियम की परमिटिविटी याद करनी है, वो है एयर की। किसकी? बोलो एयर की याद करूंगा, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। बाकी मुझे वो सबकी बोलो क्या बताता है? रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बताता है बोलो? और ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? ये निकल के आता है जब हम उस मीडियम की परमिटिविटी को किससे डिवाइड करते हैं? बोलो वैक्यूम से। मतलब कि अगर ये 5 है तो इसका क्या मतलब है बताओ? किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 5 का मतलब क्या है? कि उस मीडियम की परमिटिविटी 5 टाइम्स ज्यादा है, बोलो किससे? एयर से। तो मतलब 5 गुना में 8.85 इंटू 10 की पावर -12। किसी की 4 है तो मतलब 4 गुना ज्यादा है, किसी की 7 है तो 7 गुना ज्यादा है। इसका मतलब सामने वाला सिर्फ तुम्हें क्या बताता है? उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आप लोगों ने बचपन में एक चीज पढ़ी थी, पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक था, रिलेटिव डेंसिटी। वो वाटर के कंपैरिजन में बताई जाती थी। जैसे ही बोलते थे कि इस चीज की रिलेटिव डेंसिटी 2 है तो मतलब वाटर से दुगनी ज्यादा उसकी डेंसिटी है। किसी चीज की रिलेटिव डेंसिटी 3 है तो मतलब वाटर से डेंसिटी कितनी गुना ज्यादा? बोलो 3 गुना। तो आगे से कोई तुम्हें बोले कि एक फलाना मीडियम की रिलेटिव डेंसिटी 5 है, तो इसका मतलब उस मीडियम की एक्चुअल परमिटिविटी कितनी है? बोलो 5 गुना ज्यादा है, बोलो किससे? वैक्यूम से। समझे कि नहीं समझे? एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूं गूगल पे, ध्यान से देखिएगा, फिर बस ऑफ करेंगे आज की क्लास को। समझ नहीं आ रहा शायद। अगली क्लास में जब आप आओगे ना तो ये भूलना मत यार, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या दिख रहा है? अब आप कहेंगे सर ए सुनो भाई प्लीज प्लीज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अरे भैया उसका दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम बोलो क्या है? चलो चलो सब बच्चे बोलो। वैक्यूम का तो 1 ही आ रहा है, मतलब वैक्यूम की तो 1 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, मतलब वही आएगी। एयर और वैक्यूम में आपको थोड़ा सा फर्क दिख रहा है, क्योंकि मैंने थोड़ा बोला है एयर की परमिटिविटी वैक्यूम से हल्की सी क्या होगी? ज्यादा। सोचिए यार, एयर कुछ तो एब्जॉर्ब करेगा फील्ड को एज कंपेयर टू वैक्यूम, लेकिन हम दोनों को ही 1 मान के चल सकते हैं, दोनों को ही, क्योंकि बहुत बड़ा फर्क नहीं है। इसलिए एयर वैक्यूम में कभी भी आप कंफ्यूजन मत करना, ये
दिखा रखा है बहुत अच्छे से कि भैया यहाँ पर थोड़ा सा तो ज्यादा होता है, वो थोड़ा सोचना भी चाहिए तुम्हें कि एयर कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो ज्यादा परमिटिविटी रखेगा। लेकिन अब मेरा आपसे सवाल है, ग्लास छोड़ो यार, नायलन समझो पहले। नायलन की कोई चीज है दीपांशु, नायलन की रिलेटिव परमिटिविटी 3.5 है, तुम मुझे बताओ उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितनी होगी? अरे नायलन की रिलेटिव परमिटिविटी 3.5 है, 3.5 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ऐसा मत समझो ना यार, तुम कहो कि सर एयर की तो परमिटिविटी आप ऐसी बोल रहे हो 8.85 इंटू 10 की पावर -12, इतनी घटिया सी वैल्यू है, और नायलन की 3.5, कुछ मैच नहीं खा रहा ना, उसकी भी ऐसी ही है, बस 3.5 तो क्या बता रहा है कि उस मीडियम की परमिटिविटी, नायलन की परमिटिविटी वैक्यूम के कंपैरेटिवली कितनी ज्यादा है, तो कितने गुना ज्यादा है बोलो? 3.5 टाइम्स। तो वो आपको 3.5 बोलता बस, तो आप समझ जाओगे कि इसकी परमिटिविटी 3.5 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट है। समझ नहीं आया भाई? नहीं आया समझ में? अच्छा बताना जरा, पॉलीइथाइलिन ये कुछ भी ऐसी चीजें 2.3 है, रबड़ की अब 2 से 3 दिया हुआ है, इसका मतलब अलग अलग तरह की रबड़ होगी तो 2 से 3 के बीच में वैरी करेगी। ग्लास भी अलग अलग तरह का होता है, शीशा भी, तो 5 से 10 के बीच में इनकी वैरी करती है, मतलब कि 10 गुना भी हो सकती है किसी ग्लास की परमिटिविटी एज कंपेयर टू वैक्यूम। अरे नहीं आया समझ में? टेफ्लॉन, टेफ्लॉन एक तरह का मटेरियल है जो प्रेस के अंदर या जो नॉन स्टिकी सर्फेसेस बनाने होते हैं उनमें यूज होता है, तो उसकी 2.1 है। वाटर 80, मतलब पानी की परमिटिविटी कितनी है बोलो? 80 नहीं है, 80 गुना ज्यादा है, बोलो किससे? वैक्यूम से। अब तुम मुझे एक छोटी सी बात बताओ, तुम यार कैसी चीजें करते हो? 80 है सर, बोले जा रहा हूं उसके बाद गलत कर रहे हो। सुनो सुनो सुनो, अरे प्लीज, बस कर रहा हूं छुट्टी, मेरे को बस एक छोटी सी बात आपसे चाहिए। अगर अब बताओ, कुछ बच्चों को लगे सर वाटर का केस आ गया और मुझे बस ऐसे बता दिया उसने, सुन लो सर 5 कूलम 10 कूलम 5 मीटर की दूरी वाटर में प्लेस्ड है और इसकी रिलेटिव परमिटिविटी दी हुई है 80। क्या दी हुई है? तो मैं अब सारी कहानी समझ चुका हूं। मैं कहूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ वाटर। सुन लीजिएगा सुन लीजिएगा, Q1 Q2 बाई में R²। अब देखो क्या कमाल की चीज होने वाली है, बहुत कमाल की चीज होने वाली है। आपको लगेगा सर कैलकुलेशन हर बार करनी पड़ेगी, नहीं करनी है बच्चों। क्यों? Q1 Q2 R तो पुट कर दिया जो भी है। आपको पता है वाटर की परमिटिविटी कितनी होगी अगर उसकी रिलेटिव परमिटिविटी 80 है? सब बच्चे बोलो, अगर वाटर की परमिटिविटी मतलब रिलेटिव परमिटिविटी उसकी 80 है तो वाटर की एग्जैक्ट परमिटिविटी क्या होगी? 80 गुना ऑफ एप्सिलॉन नॉट। खुशी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसका मतलब तुम इसकी जगह पे क्या डालोगे? 80। क्या मैं ऐसा लिख दूं? अरे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? सब बच्चे मुझे बता दो अगर ऐसा लिख सकता हूं। सबको समझ में आ गया? तो सबको समझ में आ गया। अब क्या है, क्या तुम्हें ये नहीं पता? हो गया काम? हर बार कैलकुलेशन नहीं करनी है, वो आपको बस रिलेटिव परमिटिविटी देगा। हम बोलेंगे 5 दिए रिलेटिव परमिटिविटी तो 5 गुना ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो पता ही है, इसकी वैल्यू तो क्या है? 9 इंटू 10 की पावर 9। तो मैं बोलूंगा ये 1 बाई में 80 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, 5 गुना में 10 गुना में 5 का स्क्वायर। थोड़ा सा जल्दी कर दिया मैंने लास्ट का टॉपिक, लेकिन मुझे लगता है कि समझ में तो आ गया होगा। नहीं आया समझ में? कुंदन नहीं आया समझ में? हाँ बोलो। वो टेम्परेचर का फर्क है। वैसे देखो हमने बेसिकली वैसे बात करी है रैंडम एग्जांपल लेके, बट जैसी परमिटिविटी ले उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना। अभी तो मैं रैंडम एग्जांपल लेके आपसे बात कर रहा था। क्लास क्लास ओए, फिर वही बात है। मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए, उसके बाद क्लास खत्म कर रहे हैं। क्या पढ़ाया गया है आज की क्लास में? सर मेन तौर पर शुरुआत हुई थी इस बात से, 2 मिनट का रिकैप है सर। बात हुई थी इस बात से कि फोर्सेस 2 तरह के होते हैं, कॉन्टैक्ट और एक कॉन्टैक्ट में सीधा टच होता है किसी चीज के साथ, और नॉन कॉन्टैक्ट में क्या होता है? फील्ड के जरिए काम होता है, मतलब बीच में कुछ ना कुछ फील्ड्स होती है। और फील्ड्स क्यों समझाई थी आपको समझ में आ गया, बिकॉज उसके बिना तो बात बननी नहीं थी। कूलम्स लॉ ने क्या कहा कि 2 चार्जेस के बीच में कितना बड़ा फोर्स लगेगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो। ये फोर्स 4 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। बोलो कौन कौन से 4 पैरामीटर? दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दूरी पर, इनवर्सली और मीडियम पर। 4 चीजों पर, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर, दूरी पर और किस पर? बोलो मीडियम पर। चार्जेस के मैग्नीट्यूड और दूरी सबको समझ में आ जाती है। एक बात समझनी थी, बोलो क्या? परमिटिविटी, मीडियम की परमिटिविटी। बोलो सब बच्चे, अगर मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है इसका क्या मतलब है? सब बच्चे तो लॉजिकल क्या मतलब है? वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है फील्ड को, इसका मतलब कम फोर्स लगाता होगा। इसका मतलब परमिटिविटी और फोर्स कैसे रिलेशन में जाने चाहिए? इनवर्स। इसीलिए फॉर्मूला तैयार हुआ कि किसी भी मीडियम में कितना फोर्स लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ दैट मीडियम, मतलब परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम इनटू में Q1 Q2 बाय में क्या? R²। अब एयर की परमिटिविटी हमने याद कर ली 8.85 इंटू 10 की पावर क्या? -12, और उसके अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कैलकुलेशन भी याद कर लिया 9 इंटू 10 की पावर 9।
अब मुझे वो कोई भी फलाना ठिकाना मीडियम लेके आएगा और हर बार उसकी क्या बताएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। सोचो किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 4 बोली तो मैं समझ जाऊंगा कि उस मीडियम की परमिटिविटी 4 टाइम्स है, किससे बोलो, एप्सिलॉन नॉट से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब एप्सिलॉन नॉट पता है तो 4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट भी निकल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबको समझ में आ गई बात? तो आज की क्लास आप लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर रिवाइज करके आएगा, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में सीधा इसके ऊपर न्यूमेरिकल होने वाला है। ठीक है, अब इतने में रोकते हैं। थैंक यू सो मच।